चलिए मार्केट्स पे आऊं, चर्चा को आगे बढ़ाऊं, पहले बता देता हूं प्लेट में क्या है अगले 1.5 घंटे के लिए आप लोगों के। कमाई के अड्डे में हमारे साथ एक दमदार पैनल होगा रोज की तरह। फंडामेंटल राय देने के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब। मुंबई से ही टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराएंगे प्रकाश गाबा सर, राजेश पालविया, श्रीकांत चौहान और चंदन तापड़िया। गुरुग्राम से हमारे साथ होंगे एफएनओ ट्रेडर असित बरनपति साहब। नवाबों के शहर लखनऊ से होंगे मानस जायसवाल। यतिन आएंगे डीलिंग रूम चेक में, उनसे बातचीत होगी क्या कर रहे हैं डीलर्स और कौन से स्टॉक्स पर उनका है फोकस। और 3 बजे संजीव भसीन साहब आईएफएल के हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे अपने भरोसेमंद स्टॉक पिक्स। और 3 बजे इसके बाद तो फिर बीटी एसटीबीटी की शुरुआत होनी है और फिर देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग कैसी रहती है। कोशिश करूंगा इस शो के दौरान दीपाली भी आपके साथ जुड़ेंगी, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में फरवरी के आंकड़ों के बाद मार्केट शेयर के लिहाज से बहुत फेर बदल हो रहे हैं, उस पर भी होगी डिटेल में चर्चा। लेकिन पहले क्विकली जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पर लिखाइए डायरेक्टर साहब। तो वोलेटाइल है और ऊपरी स्तरों से जहां तक निफ्टी की बात है ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ गए। जहां खुले थे अमूमन वही दिन के हाईज थे 15, 119, 120 का जोन। उस स्तरों को छूने के बाद से लगातार वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो निफ्टी इस समय महज 1/4% का उछाल दिखा रहा है। तो एक समय 150 पॉइंट प्लस की तेजी और निफ्टी अब महज 30 पॉइंट 40 पॉइंट का ही उछाल दिखाता हुआ। जो स्ट्रेंथ की पॉकेट है आज सुबह से वो है निफ्टी बैंक। हालांकि ये भी एक समय 800 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी बैंक के आज के हाईज 36,000 के पार के हैं, पर फिर भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 1.25% के आसपास की मजबूती इस समय निफ्टी बैंक में है। 35,700, 7.25 के जोन्स पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस के बावजूद निफ्टी क्यों नहीं चल पा रहा है? तो कई सारे और कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो दबाव में आपको नजर आएंगे। रिलायंस, भारती, इन्फोसिस, ये वो स्टॉक्स हैं जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं साहब, निफ्टी पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वो हेवी वेट्स जो दबाव बना रहे हैं, इसलिए निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस है। निफ्टी में वो ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ, पर निफ्टी बैंक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, ये तमाम प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ग्लोबल संकेत भी बढ़िया है इस समय। कल डाउ फ्यूचर्स में कल डाउ में एक्चुअल सेशन में 300 पॉइंट का उछाल था। आज सुबह फिर डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं इस समय कि आज शाम को जब अमेरिका में कामकाज की शुरुआत होगी तो 150 पॉइंट का उछाल होगा। अच्छा, कल जब दबाव आ रहा था तो मिस आउट किया था मैंने नैस्डैक फ्यूचर्स, उसमें खासतौर पर दबाव था, शायद उसका रिपरकशन था जो भारतीय बाजार दबाव के साथ, काफी ज्यादा दबाव के साथ जब कामकाज कर रहे थे या ठंडे पड़ रहे थे। नैस्डैक आज दिखा रहा है 200 पॉइंट का उछाल, 1.5% की तेजी। तो शायद यूएस में आज चौतरफा और नैस्डैक वापस मोमेंटम लौटता हुआ नजर आए, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि यूएस आज शाम के लिए बेहतर तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है। अब देखना है हमारा जो लास्ट लेग है, कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का, जो एक दिन प्रीपोन हो गई है थर्सडे हॉलिडे के चलते महाशिवरात्रि की। तो उससे पहले का ये आज का जो 1.5 घंटा है बहुत इंपॉर्टेंट होगा भारतीय बाजारों के लिहाज से। और पहले तो वीरू के पास जाया जाए। वीरू, वो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स 15,100, 15,200 के बीच का जोन दिक्कत वाला, 15,100 के कन्विंसिंगली ऊपर ट्रेड नहीं कर पाना, आज भी सिमिलर वो सिनेरियो बना जैसे जैसे आपने कहा था। अब कैसे अप्रोच करना है निफ्टी को, क्या डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं? आशीष, देखिए निफ्टी 50 पे अगर आप देखें, और इनफैक्ट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर काफी है पूरे ब्रॉडर मार्केट का। आप देखिए मिड कैप्स ऊपर से कैसे कोलैप्स हुए अभी भी। आशीष, आई मीन इंटरेस्टिंगली अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो आप और मैं सुबह बात कर रहे थे ना कि कॉन्फिडेंस क्या है, बाजार क्यों कोलैप्स नहीं हो रहा है, बाजार अभी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहा है। यू वॉन्ट बिलीव कि आज का लो भी आशीष एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो आपके और मेरे यहाँ आने से पहले लगभग आधा घंटा पहले निफ्टी ने लगाया। दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी वो जोन जब तक वॉलेट ना हो जाए, बहुत बड़ा सीवियर प्रेशर निफ्टी पे नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा 864, 7 और 890 वो जोन है जिसके टूटने के बाद निफ्टी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। लेकिन टिल द टाइम चैनल लगती है आशीष नीचे की तरफ 910 और ऊपर की तरफ 15,119, 15,116 जो कि आज का हाई है। लेकिन आशीष निफ्टी बैंक को भी अगर आप देखें, निफ्टी बैंक आज सुबह उस 35,800 के क्लस्टर को काट के बाहर निकल गया था। अच्छा एक एक्सपायरी -1 डे का स्विंग दिया। लेकिन आशीष मैं बताऊं अब आपको, मेरे को कोई बहुत लॉजिकल ट्रेड इस वक्त
अभी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब कॉल राइटर्स हावी हो रहे हैं निफ्टी बैंक पर भी और पुट राइटर्स भी हावी हो रहे हैं, और ठीक यही केस है निफ्टी पर। 15,100 पे, 15,050 पे और नीचे 14,950 पे और 900 पे पुट राइटर, यानी एक टिपिकल एक्सपायरी रिलेटेड क्लस्टर बन रहा है। उसमें ट्रेड खोजना इंडेक्स पे शायद आशीष गलत होगा। बड़ा ट्रेड अब यही आएगा तब जब हम 15,120 के क्लस्टर को निकाल देंगे, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी नीचे 14,864 यानी 20 डेमा के जोन को तोड़ देंगे। आशीष, तो 15,120 यानी कि आज के डेज हाईज को एक बार या तो ब्रीच करें, या फिर जो 20 डेमा की वीरू बात कर रहे हैं उसके नीचे जाएं, तब एक डिसाइसिव मूव आता हुआ आपको शायद नजर आए। इस समय मोटा मोटी निफ्टी बैंक भी नो ट्रेड जोन में मानो ना वीरू? जी हाँ आशीष, देखिए जो क्रीम थी ना आशीष, हाँ, वो तो सुबह निकल गई। अब आपने भी देखी, मैंने भी देखी वो क्रीम। अगर बैंक्स में पैसा कमाना है तो जो आज आपके मुख से पहला स्टॉक निकला था ना, HDFC बैंक, उस पर फोकस कीजिए। उसका चार्ट पैटर्न बढ़िया है, उसके ऑप्शंस और उसके फ्यूचर्स पे फोकस कीजिए, बजाय के निफ्टी बैंक पर आके कुछ करने के। वो एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है आशीष। ओके, तो HDFC बैंक वाकई स्ट्रेंथ, पिलर टू पिलर वो स्ट्रेंथ के साथ मूव करता हुआ इस समय भी आपको नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट्स में पेन है आज, तो अब रह रहे कि ब्रॉडर मार्केट्स में पेन दिख रहा है। HNI इन्वेस्टर्स थोड़ा सा चेकआउट करते हुए आज भी मिड कैप्स 1% का दबाव दिखा रहा है। मार्केट ब्रेथ 1:2 का रेशियो है, यानी कि अगर एक शेयर बढ़ रहा है तो 2 शेयर दबाव में है। 2/3 शेयर जितना बाजार ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक्स, 2/3 लाल निशान में, और वो ब्रेथ जो है असली बैरोमीटर है, वो दिखा रहा है किस तरह से कुछ हद तक ब्रॉडर मार्केट्स में वीकनेस इस समय क्रीप इन होती हुई आपको नजर आएगी। कई सारे स्टॉक्स पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सबसे बेहतरीन जो इस समय की पिक्स हैं 2 बजे की, वो ले ली जाए। सबसे पहले मैं जा रहा हूं इस समय मानस जायसवाल के पास। मानस आए, गुड आफ्टरनून। लखनऊ में गर्मी पड़ रही है काफी क्या? बिल्कुल सर, बहुत क्लाइमेट चेंज हो गया है। हाँ। और मार्च में नॉर्मली इतनी गर्मी होती नहीं जितनी गर्मी पिछले करीब 15 दिन से हम लोग देख रहे हैं। हाँ एकदम से, इनफैक्ट हम लोग को तो समझ में नहीं आता, छुट्टी के दिन रियलाइज होता है वीरू कि गर्मी कितनी ज्यादा हो गई है, घर पर जब रहना पड़ता है। लेकिन क्या ट्रेड है मानस, मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, और क्या ट्रेड बन रहा है? कोई स्टॉक स्पेसिफिक बेट? देखिए वीरू जी ने बिल्कुल परफेक्ट एनालाइज किया कि जब तक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, मेरा तो वही समझना है कि जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, मैं एग्रेसिव होकर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा। और खरीदारी तो तभी करनी है जब 15,200 के लेवल्स निफ्टी ब्रेक कर ले, उसके ऊपर आप एग्रेसिव होकर खरीदारी करिए। इन बिटवीन तो छोटे मोटे ट्रेड मिलते रहेंगे, लेकिन बेटर है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक जाइए, जहां वीकनेस दिख रही है वहां पर आप सेल करिए, जहां स्ट्रेंथ दिख रही है वहां पर खरीदारी करिए। तो इस टाइम के लिए जो एक सेल रिकमेंडेशन है मेरे पास, और वो है गोदरेज सीपी पे। देखिए गोदरेज सीपी का पैटर्न देखिए, क्लियरली दिख रहा है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम 800 रुपए के लेवल से बन रहे हैं। 200 दिनों का मूविंग एवरेज कुछ दिन पहले ब्रेक हुआ था, उसके बाद गोदरेज सीपी ने कंसोलिडेशन दिखाया। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि ये लोअर बैंड कंसोलिडेशन, द लोअर बैंड अब ब्रेक कर देगा। तो गोदरेज सीपी में एक सेल का रिकमेंडेशन है, जिसमें आपको 691 के स्टॉप लॉस रखने हैं और कम से कम 655 के टारगेट सेट करने हैं। गोदरेज कंज्यूमर पे याद रखिएगा सेल कॉल है। आशीष बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए पूरा का पूरा FMCG बास्केट लगभग 50% से ज्यादा स्टॉक्स जो है वो 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और कहाँ आपका निफ्टी जो है अभी 20 डेमा के नीचे आने को तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंग। इस वक्त यूएस से बात करूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन कॉल लेते हैं कुछ और बात करते हैं राजेश पालवी जी से। राजेश जी गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड और इंडेक्स पे आप कुछ करना चाहेंगे या फिर चुपचाप बैठना चाहेंगे, बच के निकलना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए इंडेक्स पे व्यू तो ये है कि जब तक हम 14,950 को नहीं तोड़ते हैं, मेरे हिसाब से ये जो डिप मिल रही है यहाँ पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिप जो मिल रही है इसके नजदीक की वो एक बार बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट वापस अटेम्प्ट करेगा 15,040 15,050 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए स्टॉक में। तो डिप को बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, और जिस तरीके से आज आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि यहाँ से इंडेक्स भी कहीं ना कहीं लोअर
साइड पे बाइंग इंटरेस्ट दिखाएगा तो 14,950 स्पॉट पे टूटेंगे तो ही शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज उसके नजदीक जितना मिलता है वहां पे छोटे स्टॉप लॉस से बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। और ऊपर में 15,020 15,040 ये स्पॉट के लेवल है, उसके आसपास जब भी आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें तो छोटा ही ट्रेड रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे जो यहाँ से स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स में देखें तो करीब 3 से 4% के ऊपर इंटरेस्ट एडिशन है, और पिछले 3-4 दिन का अगर इसका सेटअप देखें तो स्टॉक एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है, उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 1360-65 के जोन में। और जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन में स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी दिखी है, मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट से यहाँ से एक हायर साइड पे मूव दिखा सकता है, और जो कि इसमें टारगेट आना चाहिए वो 1390 तक के, तो 1338 के स्टॉप लॉस से एस्कॉर्ट फ्यूचर बाय करने की सलाह रही। ओके, एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स पे दाव लगाना है। और इनफैक्ट आज सुबह अगर मुझे सही याद आ रहा है तो श्रीकांत चौहान जुड़े थे 10 बजे, उनका एक ट्रेड एस्कॉर्ट्स ही था, तब उन्होंने भी कहा था कि ये स्टॉक इवेंचुअली अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आएगा। और देखिए पालविया साहब ने भी थम्स अप दिया है, एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स पे दाव लगाना है, 1390 तक के टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर लीजिएगा। गाबा सर को स्क्रीन पर लेकर आइए, और गाबा सर तो आज फॉर्म में है। डॉक्टर साहब वो एक तो पहले एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस दिखाइएगा स्क्रीन पर। गाबा सर एक तो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन तोड़ के निकल आया बाहर, इतनी तेजी आ गई। तो पहले तो तालियां बजवाइए गाबा सर की उस बेहतरीन पिक के लिए आज सुबह सुबह। और गाबा सर आज आप फॉर्म में है, तो अगला इस समय का बड़ा ट्रेड कौन सा है 2 बजे का? पोस्टर था शाहिद कपूर की, फटा पोस्टर निकला हीरो। ऐसा हाँ, भूल गया था, कोई बात नहीं, चलो थैंक यू वेरी मच। याद रखते हो, बाकी सबकी भूल जाते हो, मुझे पता है। चलो अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। यहाँ एसबीआई लाइफ अच्छा है स्टॉक, और मुझे लगता है अब भी 1000 का टारगेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे और अच्छा लगता है स्टॉक। मुझे लगता है जैसे ब्रेकआउट मिला है 900 जोन से, वो 1000 पर रुकना नहीं है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1000 पर रुक सकता है, लेकिन इसमें जब भी कोई डिप्स मिलेगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, और 1200-1300 भी आते 6-8 महीने में देखेंगे आप एसबीआई लाइफ। तो होल्ड हो गया। इस समय का ट्रेड कौन सा है सर? एक्चुअली मैंने एक ट्रेड निकाला था जो सुबह मैंने बात की थी एलेंबिक फार्मा, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता हूं क्योंकि उसका टारगेट लगभग अचीव हो गया देने के बाद, तो अब वो मेरे ख्याल से देना नहीं चाहिए। अब मेरे पास ट्रेड है शॉर्ट साइड, जो मैंने लास्ट मोमेंट पर चेंज किया है, वो है टाटा स्टील। मुझे लगता है यहां पर गिरावट नजर आ रही है। हटा दीजिए डॉक्टर साहब, एलेंबिक फार्मा पहले था, अब पसंद नहीं आ रहा गावा सर को, इसमें ज्यादा जूस बचा नहीं है। अब जो सेल कॉल है वो आ रही है स्क्रीन पर। हाँ गावा सर, टाटा स्टील 950 था, वो अचीव हो चुका मेरे ख्याल से, अब उसको छोड़ देना चाहिए। अब टाटा स्टील वीक है, यहाँ पर जो गिरा है, गिरावट देख रहे हैं, मुझे लगता है 700 का जोन देखेंगे, स्टॉप होगा 730 का। टाटा स्टील लास्ट मोमेंट मैंने चेंज किया क्योंकि उसका टारगेट अचीव हो चुका है, इसलिए। तो टाटा स्टील में बिकवाली, और इस समय जो पॉकेट्स दबाव बना रही है, ऑयल एंड गैस तो सुबह से प्रेशर में थी, इंफ्रा, अब मेटल्स में देखिए आप किस तरह करेक्शन आ रहा है। तो टाटा, और ये क्या शार्प सेल ऑफ आ रहा है टाटा स्टील में। गावा सर कह रहे हैं कि इसमें अभी भी बिकवाली करने के मौके, दबाव बढ़ेगा। और गावा सर की सलमान खान का नाम इसलिए ले रहा हूं, गावा सर उनके पड़ोसी हैं, तो आमतौर पर उन्हीं की रेड कार्पेट में मूवीज जाके देखते हैं, बाकी किसी की पसंद करते नहीं है। और गावा सर आने वाले थे तो मैं एक खबर लेकर आया हूं गावा सर के लिए। गावा सर, वो जो सेकंड शॉट है वैक्सीन का, उसके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही वॉक इन कर सकते हैं, अलाउड है। अच्छा, तो फिर चलो ठीक है, 28 दिन के बाद हम जाएंगे उधर। अब 28 दिन नहीं, अब आपके पास 22 दिन बचे हैं। मैं आपके अकाउंट रख रहा हूं गावा सर। मैं आपसे मिलूंगा आपके स्टूडियो में, डेफिनेट, ये तो प्रॉमिस है। ये झूठ बोल रहे हैं। गावा सर ने ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कह दिया है, वीरू सेकंड वैक्सीन भी आ गई तो भी मैं ऑफिस नहीं आने वाला हूं, घर से बढ़िया लग रहा है मुझे काम करना। ये बात तो पक्की है, बहुत मजा आता है घर पे। वीरू 2 घंटे रोज बचते हैं मेरे आने जाने के। फर्स्ट शॉट का कमाल देखिए ऐसे। वैसे गावा सर, हमने एम्बुलेंस देने की कोशिश करी ऑफिस लेकिन आप स्टूडियो में, वो चिड़ियों की आवाज निकाल रखी है हमने हर तरफ, साउंड दिया हुआ। अगर आपको पसंद आए तो आप स्टूडियो आ सकते हो। मैं एक दिन आपसे मिलने जरूर आऊंगा, गारंटी, प्रॉमिस। चलिए डन। गावा सर की पिक हो गई, टाटा स्टील बिकवाली करने का कॉल है। असद आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। वीरू आप कुछ कहना चाहते हो? सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा था आशीष, आप चिड़ियों की आवाज सुना सकते हैं, लेकिन वो बरगद का पेड़ जो इनकी खिड़की से दिखाई देता है वो कहां से लाएंगे? उसको लाना बहुत मुश्किल है। जो पूरा एम्बियंस है ना, उसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। इसमें पता है, ये कह रहा था। इसमें मुझे पता है, जरूर एक मूवी याद आ गई, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखी होगी। कमल हसन साहब की एक एपिक मूवी थी, पहली साइलेंट मूवी पुष्पक।
याद है आपने देखी है वो पुष्पा में उनको आदत होती है वो सिनेमा घर के पास सोते हैं गजब जब movie थी। होटल में सोने जाते हैं तो रिकॉर्ड करके ले आते हैं और सोने की कोशिश करते हैं गाँव से भी ऐसे कुछ कर लेंगे अपन लोग मुझे लगता है ऐसा करना पड़ेगा मुझे आप सही बात है सर, आपके लिए बहुत महंगा एक एम्बियंस क्रिएट करना पड़ेगा मुंबई स्टूडियो में। खैर वो पे पुष्पा के कुछ और दुर्लभ सीन्स भी हैं, मौका मिले तो जाके देखिएगा। गजब गजब मूवी थी वो, याद दिला दिया आपने आज आशीष। खैर अब बात करते हैं असित से। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपके अप्रोच मार्केट्स पे क्या है और अभी का आपका जो ट्रेडिंग आइडिया है वो क्या है इस वक्त का? Good afternoon, Virenji. Good afternoon, Ashish ji. Good afternoon to everyone on the panel. I think जब भी इस टाइप पे यू शेप प्राइस एक्शन होता है, इट इज ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग। हमें लगता है कि काइंड ऑफ रैली आ रहा है, इट इज गोइंग अप एंड एवरीथिंग, बट बाय द टाइम वी एंड द डे इट फिजल्स आउट। बट मुझे समझ लग रहा है कि आप जैसे बोले थे कि 20 EMA पे सपोर्ट ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर पीपल हु हैव मिस्ड आउट द रैली। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इतना करेक्शन कुछ होएगा। अगर इफ वी आर एबल टू काइंड ऑफ मेंटेन 15,000 लेवल और मे बी 14,950 वी शुड बी गुड। एंड स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे लगता है कि कोटक बैंक में स्ट्रीम अभी भी बाकी है। आपको याद होगा तो हम 1900 का कॉल दिए थे ऑन फ्राइडे। आई थिंक दैट टारगेट इज अचीव। मुझे अभी भी लगता है कि कोटक बैंक में बिकॉज ऑफ द कॉल राइटर्स गेटिंग ट्रैप्ड एट 1900 एंड 1950 लेवल, हमें 1980 का कॉल विच इज अराउंड 50 रुपीज में है अभी, उसको लेके चल सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 80 फॉर ए स्टॉप लॉस ऑफ 40 अराउंड। इसमें प्राइस एक्शन में EMA 20 एंड 50 हैज बीन टेकन आउट एंड MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर है। इट कुड बी पोजिशनल बट इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फॉल। Care about profit booking, that's a different thing. But Kotak Bank could be the stock of this month. मुझे ऐसा लगता है कि कोटक बैंक में अभी भी रैली बाकी है। कोटक महिंद्रा बैंक याद रखिएगा, इस बैंक और साथ ही साथ ICICI बैंक के चलते अगर आप देखें जो सुबह का मूव था ना वो निफ्टी बैंक में आया था। गजब का मूव अगर आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया इस वक्त 1965 पे। और आज की कैंडल जो है वो यकीन मानिए स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है विद इन द बैंकिंग बास्केट इन एंटायर बैंकिंग स्पेस। सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर आप देखें आज क्रिएट करी है कोटक ने। मीनवाइल मैं एक ट्रेड लेता हूँ आशीष यहाँ पे, जब मैं बात कर रहा हूँ कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हो रही है विद इन द बैंकिंग बास्केट, विद इन द PSU बैंकिंग बास्केट, SBI आज सबसे वर्स्ट कैंडल क्रिएट कर रहा है। वर्स्ट कैंडल क्यों इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज ये स्टॉक समझ लीजिए कि 1 फरवरी के बाद पहली बार 20 डे मार्किंग से स्लिप हुआ है। इस पर एक राय लेते हैं माना साहब SBI को कैसे अप्रोच करेंगे? 380 पे पुट राइटर खड़ा था और अब आ रहा है 400 और 410 के जोन में कॉल राइटर। इस ट्रेड को कैसे अप्रोच करेंगे आप 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से? देखिए 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल सेल करके ही चलना है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज जस्ट अभी ब्रेक हुआ है। वीकनेस क्लियरली दिख रही है चार्ट पर और ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको करीब 360 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और ध्यान रखिए वो एक गैप भी है, मेरे ख्याल से वो 4 या 5 मार्च को एक गैप बना था, वो शायद वो गैप फिल करने आएगा तो 360 के लेवल्स पॉसिबल है, तो सेल करके चलिए। 392 का स्टॉप कर सकिए। जी हाँ, याद रखिएगा उस गैप को, गैप चार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दरअसल हुआ क्या था, जिस दिन अर्निंग्स आई थी, अर्निंग्स के बाद उस दिन का जो हाई था वो था करीब करीब 361 यस। और एग्जैक्टली जब सुबह सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद एक बहुत स्ट्रांग ओपनिंग हुई थी 388 की रेंज में और उसके बाद ये 4 टन पे गया और उसके बाद गया ये करीब करीब समझ लीजिए कि 424। यानी अब जो है वो गैप फिल होने की प्रोसेस जो है वो शुरू हो रही है। तो माइनस का व्यू अपने जहन में रखिएगा। महेश जी, आपने भी अगर आप देखें पिछले 20 मिनटों में खूब मजे लिए इंटरेक्शन सुन के, और अब आप बताइए आप कर क्या रहे हैं इस वक्त? बाजार में थोड़ा सा पेन ग्रेजुअली बढ़ रहा है मिड कैप स्पेस में। लार्ज कैप में अगर आप देखें बहुत वर्टिकल राइज मिल नहीं रहे हैं, सब्सटेंशियल अगर आप देखें मूव मिल नहीं रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट कहाँ है इस वक्त? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो वीरू जी, आशीष जैसे मैंने सुबह कहा था, आई थिंक मैं एक वेट एंड वॉच मोड में हूँ क्योंकि ये सारी जो इवेंट्स हो रही है, मैक्रो सेक्टोरल चर्निंग, सेक्टर एडजस्टमेंट्स ग्लोबली, इक्विटी से डेट में जो एडजस्टमेंट्स हो रही है और जो स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी, इसको आपको थोड़े दिन देने पड़ेंगे। आई थिंक इसमें जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी और जो एक्सपेक्टेशंस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग जो सहायता देगी अर्निंग्स ग्रोथ को, वो सेक्टर स्टॉक्स पे ध्यान देने चाहिए। तो आई थिंक सीमेंट,
सीमेंट हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट पाइपिंग कंपनीज, स्पेशलिटी केमिकल्स, ये स्पेसेस पे ध्यान है। तो मेरे हिसाब से वीनू जी आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा ये मार्केट्स में। आई थिंक मार्केट्स विल शो यू अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी और चर्निंग काफी होने वाली है अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में, तो आई थिंक यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। हैविंग सेड दैट, अगर ट्रेड नहीं लिया तो आई थिंक बेस्ट होगा, क्योंकि मैं वेट एंड वॉच मूड में हूँ, बट अगर लेना ही है तो मुझे लगता है आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज या एनबीएफसीज में एमएनएम फाइनेंशियल्स ब्रॉडर मार्केट से एटलीस्ट ड्यूरिंग द डे जितनी भी उथल पुथल हमने देखी है बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ नहीं है। नंबर्स की जहां तक बात करूं, मुझे लगता है एसेट क्वालिटी प्रेशर्स ये स्टॉक में झेले हैं। रिपोर्टेड जीएनपीएज एट अराउंड 10 to 11%, नेट एनपीएज अराउंड 7-8%, एंड द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर। तो ये वर्ष में आई थिंक ये वर्स्ट प्रॉब्ली ओवर हो जाएगा अगले क्वार्टर तक का। एडवांसेस ग्रोथ, डिसबर्समेंट्स में कलेक्शन अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जीएनपीएज और एनपीए अच्छे खासे कम होंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में। दूसरा, कैपिटल एडिक्वेसी स्पेसिफिकली टियर 1 17 से 18% के ऊपर है, निम्स आर अराउंड 8-9% और आरओएस 1-1.5% और 8% के आसपास है। तो मुझे लगता है जैसे कैश फ्लोज होंगे, डिविडेंड यील्ड भी 1.5 से 2% वापस आने की पूरी सहायता है और संभावना है इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो लुकिंग एट मार्केट मुझे लगता है अगर कुछ लेना ही हो तो आई थिंक दिस इज वन स्टॉक प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव जो कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 190 to 125 जो उसका फिक्स्ड है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक। तो एमएनएम फाइनेंशियल्स पे दाव लगाना, और एमएनएम फाइनेंशियल से याद आया, आज आउट परफॉर्मेंस सबसे तगड़ा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, और उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अभी भी आपको हरे निशान में नजर आएंगे कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक हरे निशान में जरूर है, लेकिन निफ्टी बैंक में क्या है, वो हैवी वेट्स कोटक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई कुछ ये वो लार्जली ड्राइव कर रहे हैं। बाकी लार्जली सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाल में आ चुके हैं, और उसमें एसबीआई वगैरह की तो चर्चा वीडियो ने करी ली है, वो सब के सब प्रेशर में। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में बड़ा आउट परफॉर्मेंस है, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ग्रीन अभी भी ट्रेड करते हुए। लेकिन मयूरेश, आपकी कमेंट्री क्या है, वो आईटी कंपनी जैसी है क्या? कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हो आप बाजार को लेकर? आशीष जी, आई थिंक थोड़ा रहना जरूरी होगा, क्योंकि ये जो फेज होता है मार्केट्स में इन द बुल मार्केट, करेक्शंस काफी शार्प आते हैं, और जब करेक्शंस आते हैं तो आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक मुनाफा लेके जाते हैं। तो आई थिंक एक यू बी वेरी वेरी कॉशियस, जहां आप अच्छा खासा मुनाफा बांध रहे हो आई थिंक आप मुनाफा बांध लें। दूसरा, आई थिंक वेन यू आर एंटरिंग द मार्केट्स, आई थिंक अच्छी खासी जब डिप आएगी, दैट इज द पॉइंट व्हेन यू प्रॉब्ली एंटर गुड क्वालिटी स्टॉक्स, लीडरशिप स्टॉक से मार्केट। ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? ये हर आईटी कंपनी आजकल कितना भी खराब हो, कितना भी अच्छा हो, यही बोल के निकल जाती है। तो इसका मतलब यही होता है कि मुझे पता नहीं क्या होने वाला है अगले क्वार्टर। अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं कितना अच्छा है, क्या अच्छा है, क्यों अच्छा है। मैं आज इनफैक्ट आज सुबह जब आशीष और नीरज जी खेले थे ना 2020 उसमें तो आशीष ने बड़ा अच्छी बात कही कि आज 7 बाय है, 3 सेल है। क्यों? कि मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैंने कहा देखो किसको हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो सावधानी से आशावादी। गजब है, जब आपको कुछ न मालूम हो तो बोल दो कि सावधानी से आशावादी हूं मैं। दैट्स इंटरेस्टिंग है। अच्छा था ये। अच्छा, ऐसे तो ये बताइए, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत अंधेरा है आज, क्या सिस्टम शट करके बैठे हैं क्या? बिल्कुल आप आज बड़ा अंधेरा है आपके रूम में। No, I think the light से कुछ issue हो रहा है, I'll sort it out. Yeah, bit of issue, I guess I'll sort it out. अच्छा, क्विकली सारा ट्रेड पूरे बाजार में इशू है सर, सॉर्ट इट आउट करने के चक्कर में। आशीष, अच्छा, क्विकली जो ट्रेड आया वो रैप अप कर देता हूं आप लोगों के लिए। मानस ने कहा था गोदरेज सीपी बिकवाली करने का कॉल, गाबा सर कह रहे हैं टाटा स्टील में बिकवाली करनी है, लेवल स्क्रीन पे लगेगा डायरेक्टर साहब सबके। पालिया साहब ने एस्कॉट्स के फ्यूचर में खरीदारी करने का कॉल दिया है। असित कह रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक खरीदना है, और इनफैक्ट असित ने तो यहां तक कहा है उनके हिसाब से ये स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है। तो कोटक बैंक जो रेरे के स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसको आप अपने रडार पर रखिएगा। आज भी 3% का उछाल है स्टॉक में। और मयूरेश, पहले आज सुबह पैकेजिंग कंपनीज थी मेरे ख्याल से, यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स जैसी, जो फंडामेंटली पसंद आती थी, और इस समय एमएनएम फाइनेंशियल, सो स्टॉक पे दाव लगाने की सलाह है। अच्छा एंट्री पॉइंट वो स्टॉक इस समय प्रोवाइड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये हो गई बाजार के अब तक की सारी पिक्स। हाँ भी सॉरी, मैं इंटरव्यू इसलिए कर रहा था, मैंने कहा पिक्स खत्म हो गई तो एक बार रिकैप कर दूं। अच्छा, नहीं, गाबा का टाटा स्टील मैंने बताया, आशीष कुछ सेल कॉल के बारे में बात करते। गाबा जी का टाटा स्टील बता दिया डायरेक्टर साहब। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, जो प्रेशर आ रहा है अब धीरे धीरे करके सारी की सारी मेटल कंपनीज में दबाव है। जेएसडब्ल्यू स्टील
टाटा स्टील, हिंडाल्को, सब स्क्रीन पे फायर करिएगा, सब में प्रेशर हर टिक के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गावस्कर ने टाटा स्टील चुना है, वो इनफैक्ट इस समय 0.4% का दबाव है, लेकिन देखिए सारी की सारी मेटल कंपनीज में प्रेशर माउंट होता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। जो कुछ हद तक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं पहले देख रहा था कि आईटी में कुछ लगा था, लेकिन अब वो ऐसा कुछ मीनिंगफुल नहीं है, तो उस पार्ट को मैं छोड़ दूंगा। लोअर लेवल से हालांकि फार्मा और एफएमसीजी के कुछ स्टॉक्स, दिवीज लैब्स, आईटीसी, टाइटन, ये कुछ लोअर लेवल से कुछ अपटिक्स दिखा रहे हैं। जब मीनिंगफुल होंगे तो इन पे लौटूंगा। हाँ वीरू। जी हाँ, आशीष, जो आप लोगों ने आज ओएमसी से बात की थी ना, एचपीसीएल बीपीसीएल पे सेल कॉल ली थी, यहाँ पे एक चीज है, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब आप चार्ट लेके आइए, और जिसको मैंने बीपीसीएल के चार्ट पे सुबह एक्सप्लेन करने की बात भी कही थी, पारवेज साहब आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आई मीन एक टर्म होती है टायर्ड बुल लिक्विडेशन। आई मीन आप देखिए ना, ये स्टॉक एचपीसीएल बीपीसीएल में ये एक बेस बना के सबसे आखिरी में बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसने 239 की रेंज में एक ब्रेकआउट दिया था एचपीसीएल ने, उसके बाद सारे बुल्स इस पर राइड हुए, 260 तक गया, लेकिन इस खबर के बाद कि सरकार ने इन कंपनियों को कहा है कि भैया आप प्राइस हाइक मत कीजिए और अल्टीमेटली इनके मार्जिन्स पे हिट आएगा, ये एक टिपिकल लिक्विडेशन, लॉन्ग लिक्विडेशन का इंडिकेशन है। अगर ये 239, मैं मार्च फ्यूचर्स की बात करूं, डायरेक्टर साहब प्लीज मार्च फ्यूचर्स लेके आइएगा, 239 की जो स्लिप होता है, 229 की स्लिप होता है, तो इसका प्राइस पोजीशन क्या आता है लोअर साइड पे, और ये शॉर्टिंग का कैंडिडेट है, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे इसको, एचपीसीएल बीपीसीएल? सो पहले एचपीसीएल पे बात करते हैं। एचपीसीएल में देखें तो बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से जरूर इसमें एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ था, और आज का जो सेल ऑफ देखने को मिला है वो काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसने एक रेंज को तोड़ दिया है, जो कि ये पिछले दिनों में अगर हम देखें तो ये 240 के सपोर्ट को होल्ड करके 250-260 की रेंज में ऑक्सीलेट कर रहा था, लेकिन आज वो रेंज टूट चुकी है। तो ये यहाँ से मुझे लगता है कि अब ये 229 के आसपास इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट है, वो टूटता है तो 220 की तरफ ये स्लाइड होता हुआ दिख सकता है, जो कि इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा, जो कि अगर हम चार्ट पे देखें तो करीब फरवरी के स्विंग लो के आसपास का सपोर्ट लेने के लिए स्टॉक स्लाइड होता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी शॉर्ट किया जा सकता है, जो 240 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं ट्रेड में। 6 रुपए का स्टॉप लॉस है, थोड़ा बड़ा होता है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर वो स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जो वीकनेस बनी है 220 की तरफ स्लाइड होते हुए दिखेगा। बीपीसीएल में भी आज जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है, स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आज ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका आता है करीब 439, और फ्यूचर की बात करें तो 437, 436 ये रेंज में एक सपोर्ट है, ऑलमोस्ट वही ट्रेड करे। मुझे लगता है 436 का लेवल तोड़ेगा आज अगर क्लोजिंग बेसिस पे, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनेगा वो करीब बनेगा 425 से 422 की तरफ। ठीक बात। तो ये आ गया, इन स्टॉक्स में वाकई प्रेशर माउंट होता हुआ आपकी स्क्रीन्स पे तीनों के तीनों ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स आएंगे, और सब दिन के लोस पे बढ़ते हुए। तो ना सिर्फ वो बीपीसीएल का स्टेक सेल का ओवरहैंग, वो 7% ट्रेजरी शेयर जो बिके, लेकिन उसके अलावा भी देखिए किस तरह का दबाव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आता हो, इसीलिए कि अब इनको शायद अपने मार्केटिंग मार्जिन पे हिट लेना पड़ेगा। तो आईओसी, एचपीसीएल भी अब 3.5-4% के दबाव के साथ इस बीच कामकाज करते हुए। प्राज इंडस्ट्रीज खबरों में जरा स्टॉक स्क्रीन पे लेकर आइएगा, बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, सॉलिड री-रेटिंग होती हुई 35,000 मेट्रिक टन का इसको एक ऑर्डर मिला है, और ऊपर से यहां पे देखिए बायोगैस प्लांट के लिए एचपीसीएल से ऑर्डर मिलता हुआ। तो खबरों में तो लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखाता हुआ, आई डाउट, पर फिर भी एक चेक ले लिया जाए क्विकली। मानस, प्राज इंडस्ट्रीज का चार्ट चेक दीजिएगा, एचपीसीएल से ऑर्डर बैक करने के बाद कुछ दमखम है क्या, कोई ट्रेड बनता है या छोड़ दिया जाए? आज तो अभी बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्लियर पैटर्न बन रहे हैं, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, कल फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और मेरे हिसाब से इस ब्रेकआउट की टारगेट करीब 195-196 के आते हैं। तो प्राज में तो अभी भी खरीदारी करनी है, 182 के भाव चल रहे हैं, अभी खरीदारी करिए, 177 का स्टॉप लॉस रखिए, और 195 की टारगेट प्राज में पॉसिबल है। बाद आपकी स्क्रीन पर आप देखें 82, 182, 75, 65 के जोन में ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स अगर आप देखें जहां पे थोड़ा सा प्राइस डैमेज हो रहा है, वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। आपकी स्क्रीन पे डे लो पर है, लेकिन जब मैं इसकी चार्ट को देखने गया तो मेरे को ये इतना कंफ्यूज चार्ट नजर आ रहा है कि कोई ट्रेड लेना बहुत मुश्किल लग रहा है। और अभी जो इसका प्राइस है वो एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है। तो अभी छोड़ते हैं, स्किप करते हैं इस ट्रेड को। लेट्स बिग टीवीएस मोटर्स। ऑटो स्पेस पे कुछ देर में हम डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे।
मार्केट शेयर को लेकर और ग्रोथ को लेकर कुछ देर में दीपाली के साथ, लेकिन उससे पहले जरा आप एक बार प्रकाश सर टीवीएस मोटर्स को देखिएगा, धीरे धीरे सिंक होता है। और मेरे को जो चीज बड़ी अट्रैक्ट कर रही है इसमें वो है अब इस पर कुछ नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं, 10 डे 20 डे का नेगेटिव क्रॉसओवर। आपको यहां पे कहां तक की गिरावट लगती है, या फिर ऑटो में अगर आपके पास कुछ और शॉर्ट करने लायक हो? मैं मारुति पर भी इनफैक्ट लगे हाथ बात कर लेता हूं। मारुति 7287, यस, ये चार्ट शॉर्ट करने लायक नहीं है फॉर द टाइम बिंग। टीवीएस मोटर्स पे आपकी राय? टीवीएस मोटर का चार्ट देखें तो लगता है वहां पर एग्जॉशन पैटर्न आ गया 650-660 के जोन पर, फिर एक गिरावट आई, फिर एक अटेम्प्ट किया 640 तक चला गया, वहां पर एक कंफर्मेशन हो गया रियली एग्जॉशन है। अब लगता है इसमें स्लाइड है 580 से 570, ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। क्या वहां पर रुकेगा? पॉसिबल है क्या रुके, लेकिन जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव है, लेकिन ये स्लाइड है और लोअर लेवल्स हम देखेंगे टीवीएस मोटर पर। ठीक है, तो टीवीएस मोटर्स, अच्छा, कई सारी ऑटो कंपनीज दरअसल इस समय दबाव के साथ कामकाज करती हुई, एस्कॉर्ट्स आयशर को छोड़ दूं मैं, मारुति फ्लैटिश नोट पर है, बाकी अक्रॉस द बोर्ड ज्यादातर छोटी मझोली कंपनीज सब में दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। अच्छा, आज सुबह आपको याद होगा हम लोग इंश्योरेंस के फरवरी डेटा की बात कर रहे थे और देखिए क्या शार्प रिएक्शन कई सारे स्टॉक्स में वहां पे देखने को मिला, चाहे लाइफ हो, चाहे वीरू जैसे अभी इस समय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करते, जनरल इंश्योरेंस का स्पेस हो। एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने प्रेजेंट करने की बात है, वीरो ने क्योंकि ऑटो स्टॉक्स का डिस्कशन छेड़ दिया है, तो फरवरी में जो ऑटो बिक्री के आंकड़े फाइनली सामने आए हैं उसके बाद समझ पड़ता है कि मार्केट शेयर में बहुत फेरबदल होता हुआ नजर आया है कई सारी दिग्गज ऑटो कंपनीज के। क्या हुआ है, फरवरी का परफॉर्मेंस कैसा था, किसने गेन किया, किसने लूज किया, वो बताने के लिए और कौन, दीपाली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी जो आपको हमेशा ऑटो से रिलेटेड सारी डेवलपमेंट सबसे पहले देती हैं। दीपाली, ये फरवरी में क्या हुआ है? दरअसल फाडा ने डेटा जारी किया है और इंटरेस्टिंग ये है कि अगर स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पर आप फोकस करेंगे तो इस कैटेगरी में मारुति पहले से ही लीडर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मारुति जिसका मार्केट शेयर अब तक 50% से ऊपर होता था, उसका मार्केट शेयर अब 50% के नीचे स्लिप हो गया है। और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अब जो मारुति का मार्केट शेयर है 53.5% से घटकर 46.9% हो गया है, यानी ऑलमोस्ट 6.5% का ड्रॉप ये रहा है वाई बेसिस पे। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो फायदा पहुंचा है वो मिला है टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स अब तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है मार्केट शेयर के हिसाब से, दूसरे नंबर पर हुंडई है और टाटा का जो मार्केट शेयर है वो 5% से बढ़कर 8.8% हो गया। यानी अगर आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर अगर किसी कंपनी का बड़ा है तो वो टाटा मोटर्स है। आप टॉप 5 कंपनीज अगर देखेंगे मार्केट शेयर के हिसाब से तो मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स, किया मोटर्स और महिंद्रा है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। और सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को पहुंचा है तो वो टाटा मोटर्स है। बाकी कंपनीज जिनका मार्केट शेयर बढ़ा भी है वो अंडर 1% है, लेकिन टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर में 4% का इजाफा हुआ है। इनफैक्ट आपको याद भी होगा फरवरी के जब सेल्स नंबर्स आए थे तो टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 9 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज की थी। 119% की ग्रोथ ओवरऑल टाटा मोटर्स की सेल्स में रही थी। मारुति की सेल्स मेयरली 11 से 12% बढ़ी हुई थी। जो टाटा मोटर्स के लिए काम कर रहा है वो उनका, हालांकि अगर आप मारुति से कंपेयर करेंगे तो टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो है वो छोटा है, मारुति का सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टाटा की पैसेंजर व्हीकल्स है उनकी सेल्स काफी स्ट्रांगली हो रही है। आपको 2-3 गाड़ियों की सेल्स नंबर्स बताते हैं। अगर आप टाटा की गाड़ियां देखेंगे, नेक्सॉन, ऑल्ट्रोज और टियागो, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां रही है फरवरी के दौरान। और अगर आप पिछले साल के आंकड़ों से कंपेयर करेंगे तो 73% सेल्स टियागो की बढ़ी है फरवरी में, ऑल्ट्रोज की 143% और नेक्सॉन की 104% बढ़ी है। यानी अक्रॉस पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट सबसे ज्यादा सेल्स अगर सालाना आधार पर जिन गाड़ियों की हुई है वो टाटा मोटर्स की गाड़ियां रही हैं। मारुति की सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखी है, बलिनो, डिजायर, ब्रीजा इनकी सेल्स में काफी स्ट्रांग रही है, लेकिन 20% से लेकर 60% तक का इंप्रूवमेंट दिखा है। तो टाटा जो अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पर अग्रेसिवली काम कर रहा है, नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, वो काम कर रहा है टाटा मोटर्स के लिए। हैरियर को भी, हैरियर साथ ही नई सफारी जो कंपनी ने लॉन्च की है उनकी सेल्स भी काफी स्ट्रांग हो रही हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। भले ही मारुति अभी भी नंबर 1 पर है मार्केट शेयर के हिसाब से, लेकिन ये सबसे बड़ा ड्रॉप है अगर मारुति के अब तक के आप आंकड़े देखेंगे ओवर द इयर्स सालाना आधार पर मार्केट शेयर के हिसाब से, क्योंकि अब जो मार्केट शेयर है 50% से नीचे आ गया है और टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर अग्रेसिवली बढ़ रहा है। गजब का फेरबदल है। हालांकि
छोटे बेस पे ही सही, लेकिन टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर में तगड़ा इंप्रूवमेंट, मारुति बहुत सिग्निफिकेंटली लूज आउट करता हुआ आपको नजर आएगा। और इनफैक्ट मुंबई की रोड में महेश को तो नोटिस भी करा होगा, अगर आप रोड पे निकले तो आप रियलाइज करते हैं टाटा मोटर्स की गाड़ी कैसे पिकअप हुई है, जैसे दीपाली कह भी रही है, नेक्सॉन वगैरह, नेक्सॉन की ईवीज कितनी सारी दिखती हैं आजकल जब हम जैम में फंसे रहते हैं मुंबई में। लेकिन महेश कैसे अप्रोच करना है टाटा मोटर्स, और वो स्टॉक्स की स्ट्रेंथ भी वैसे ही दिखा रही है। टाटा मोटर्स में मैसिव री-रेटिंग होती हुई नजर आई, अब आंकड़े उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। मारुति या टाटा मोटर्स, प्रिफर्ड बेट कौन सी है सर? नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक जैसे दीपाली जी ने आंकड़े बताए हैं, आई थिंक जो मार्केट शेयर गेन है इट्स मोर और लेस बिकॉज ऑफ द न्यू वेरिएंट्स और मॉडल्स का जो डिजाइनिंग है, शेप है और जो परफॉर्मेंस फीचर्स हैं। दूसरा, आई थिंक ग्लोबल स्केल पे भी आप देखिए आशीष जी, आई थिंक जो जेएलआर की कमेंट्री है अगले 2 वर्षों के लिए, इट्स साउंडिंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही है मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ चाइना सेल्स, नॉर्थ अमेरिका मार्केट के सेल्स एंड इवन यूरोपियन सेल्स, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ पोस्ट डीजल एमिशंस। तो मुझे लगता है जो कैश फ्लो के इंपेयरमेंट हिट लिए थे, उसके बाद जो लास्ट 2 क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट देखा गया था नंबर्स में क्वार्टर, और जो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, पीवी सेल्स में इंप्रूवमेंट, जेएलआर में इंप्रूवमेंट एंड इवन ऑन द एमएचसीवी साइड अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आती है तो यहाँ पे भी अच्छा खासा फायदा इनको हो सकता है। तो इनके पास है, बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। नहीं खरीदी मेरे हिसाब से, आई थिंक 50 डे में अगर ये स्टॉक पुल बैक देता है विच इज अराउंड 285-290 ऑर्डर लेवल्स, वहां पे एक अच्छा मौका मिल सकता है नए इन्वेस्टर्स को। ओके, तो ये कॉल आता हुआ, लेकिन मार्केट शेयर लूज आउट होता हुआ मारुति का और टाटा मोटर्स के अच्छे गेन्स पीवी सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। अच्छा दीपाली, ये टाटा मोटर्स की सफारी बचपन का प्यार था हम सबका, ये नई वाली है कैसी? हालांकि लुक्स के हिसाब से काफी लोग डिसअपॉइंट भी हुए अगर टाटा सफारी के लुक्स की बात करें, क्योंकि हैरियर से काफी मिलती जुलती है और हैरियर का 7 सीटर वर्जन भी इसको कहा है, लेकिन हाँ उसके बावजूद भी जो सफारी का प्यार है वो कायम है, बुकिंग्स काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। और इनफैक्ट टाटा मोटर्स के बारे में एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी, अगर आप तमाम पैसेंजर व्हीकल्स देखेंगे जो भी गाड़ियां मार्केट में मौजूद हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के पास 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग है तो टाटा की गाड़ियों के पास है। 6 गाड़ियां हैं इनके पोर्टफोलियो में और इन 6 गाड़ियों में से 4 गाड़ियों के पास 5 स्टार एनसीएपी की क्रैश टेस्ट रेटिंग है, तो ये भी इनके फेवर में काफी काम कर रही है सेल्स के हिसाब से, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको काफी प्रेफर किया जा रहा है। तो गावा साहब, अफसोस दीपाली कह रही है इतनी अच्छी नहीं है फिर सफारी, तो आपको अफसोस तो नहीं है ना कि थार पहले ले ली, सफारी मिस आउट हुई? नहीं, थार का कुछ अलग ही मजा है, 2 सीटर है, कैसा मजा है? आप चलिए मेरे साथ तो मालूम पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको ये बदला दिखाऊंगा, मैंने शेयर को अच्छी तरह घुमाया और उन्होंने एक हफ्ता गाड़ी चलाई। जॉनर ही अलग है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिसको थार पसंद आनी है थार पसंद आनी है, जिसके लिए हालांकि एक समय मेरे पास सुमो भी थी, अच्छा, वो भी गाड़ी अच्छी है। हाँ, तो वो उसका मुझे याद है, वो स्टीयरिंग एकदम उस जमाने में ट्रक जैसा हुआ करता था, गाड़ी लगी थी मुझे, है ना? वो सुमो का स्टीयरिंग तो एकदम ट्रक जैसा हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, तभी प्रकाश सर के डोले शोले बने हुए हैं। लेकिन सियारा उनकी अच्छी गाड़ी थी। मुझे हैरियर में बस हाँ टाटा सियारा काफी अच्छी खासी थी। तो ये दीपाली बहुत शुक्रिया। लेकिन दीपाली ये बताइए, ये टाटा सफारी जब मैंने देखी ना, मुझे सिर्फ एक दिक्कत नजर आई उसमें, वो थी कि अगर आप प्रीवियस टाटा सफारी को देखें ना, यानी पुराना मॉडल, जो उसकी हाइट थी वो काफी ऊंची थी। मैं सही हूं या गलत हुआ दीपाली? इसकी हाइट वो नहीं दे पाए, तो वो इंप्रेशन जो टाटा सफारी को देख के आता था वो शायद इसमें नहीं मिल पाता। क्या कहेंगे इस पर आप? काफी हद तक वीरेंद्र आप सही है, हाइट तो सेम है, लेकिन जो आपने इंप्रेशन वर्ड का यूज किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंप्रेशन है वो पुरानी सफारी जैसा नहीं है, क्योंकि पुरानी सफारी का जो चार्म था, जो बल्कि लुक था, वो इसमें लोग मिस कर रहे हैं और काफी आइडेंटिकल है ये हैरियर से। तो लोग यहाँ पर डिजाइनिंग के मामले में हैरियर एक गुड लुकिंग कार है, तो सफारी भी गुड लुकिंग है, लेकिन हाँ अगर आप पुरानी सफारी से कंपेयर करें तो वो चार्म वो डेफिनेटली मिस करती है। जी हाँ, मैं मुंबई एयरपोर्ट पे देखी थी दीपाली, तो मेरे को पहले गाड़ी बहुत अच्छी थी और बहुत स्ट्रांग भी है, जैसे कि आपने सही कहा कि क्रैश टेस्ट में इनको 5 रेटिंग मिली हुई है। लेकिन एक इंप्रेशन जो पिछली टाटा सफारी को देख के आता था ना आशीष, ये ऊंची अगर आप देखें गाड़ी, वो शायद इसमें एक मिसिंग था। नेताओं की गाड़ी होती थी टाटा सफारी, याद रखिएगा। क्या दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नंबर क्रंचिंग बहुत अच्छे से करी। हाँ बोलिए आशीष। नहीं, वो टाटा सियारा की बात आई तो बस उसमें एक ही दिक्कत थी, वो पीछे वाली सीट पे जाने में दिक्कत होती थी, बाकी तो गजब की लगती थी, ब्यूटीफुल थी। उसका वो जो ग्लास का पूरा वो बात ऊपर जाता था, बहुत काम खो रहे हैं हम लोग पिछली बात में, मार्केट को लौटाते हैं।
हाँ, मार्केट पर उठते। चलिए अब कुछ शॉर्ट कॉल लेते हैं, याद रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी अब इस वक्त करीब 15,018 पे, यानी लॉजिकल तो ये था कि निफ्टी यानी इंडेक्सेस जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। आप देखिए अभी भी 35,700 के स्तर पे निफ्टी बैंक है और करीब 15,017 के स्तर पे निफ्टी बैंक है। दीपाली को एक बार फिर से कहता हूँ शुक्रिया दीपाली, आपने नंबर क्रंचिंग की हमारे साथ। इंडिगो को लेकर आइए आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टॉक जो कि थोड़ा सा कोलैप्स होते हुए 20 डे के नीचे हैं, और साथ ही साथ फार्मा में सिप्ला इस वक्त डे लो की डिरेक्टरी में है, और कुछ स्टॉक्स को देखिए आप जहां पे पिन है। अभी मैंने प्रकाश सर से एक सेल कॉल ली थी टीवीएस मोटर्स पे। टीवीएस मोटर्स इस वक्त डे लो की डिरेक्टरी में है। मानस, अभी हम लोगों का बीच में कुछ डिस्कशन भटक गया था थोड़ा सा, लेकिन इंडिगो और साथ ही साथ एक बार सिप्ला, इन दोनों में से अगर कोई शॉर्ट कॉल लेनी हो तो इनमें से कौन सी अच्छी शॉर्ट कॉल होगी? देखिए दोनों स्टॉक चार्ट पे वीक लग रहे हैं, चाहे आप सप्लाई की बात करिए, इंडिगो की बात करिए, लेकिन इंडिगो में 3 दिन का करेक्शन हो चुका है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि मैं सिप्ला में एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूं। देखिए ये 100 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में ट्रेड कर रहा है, और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, 794 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो वहां से आपको कम से कम 15 से 20 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो सिप्ला में बनाइए, 806 का स्टॉप लॉस रखिए और नीचे की तरफ 775 की टारगेट सेट करिए। ओके, इस बीच निफ्टी 925 के लो से अब ऑलमोस्ट 80 पॉइंट ऊपर आके आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 1/3 निफ्टी और सेंसेक्स में आधे % के आसपास का जंप है, तो लोअर लेवल से अच्छी बातचीत के दौरान अच्छी रिकवरी आती हुई निफ्टी में इस समय। स्टॉक्स जो है वो कोटक, एचडीएफसी अभी भी ड्राइव कर रहे हैं। एचडीएफसी पूरी फैमिली जो है आज गजब के मूड में है, लेकिन कुछ और गेस्ट आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। कोटक के श्रीकांत चौहान और मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया, आप दोनों का फिर से स्वागत है। श्रीकांत, क्विकली बाजार को कैसे अप्रोच कर रहा है, इस समय की सबसे प्रेफर्ड बेट कौन सी? देखिए जैसे निफ्टी में अगर एक्टिविटी देखे तो वापस आज एक बार 14,950 900 के करीब जाके एक रिवर्सल एक्टिविटी देखने को मिली है। और अगर आज मुझे लगता है कि अगर हम सेकंड हाफ में यानी कि अगर 3 बजे के करीब अगर 15,050 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है मार्केट में। उसका रीजन ये है कि बॉन्ड जो 1.57 के करीब था अभी वो 1.53 के करीब आ चुका है बॉन्ड, और जो डॉलर इंडेक्स 9250 के करीब था वो 9210 के करीब है, और जो आयरन ओर के प्राइसेस ऑलमोस्ट 7-8% डाउन है। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा ये एक्टिविटी वापस एक बार शिफ्ट हो सकता है, वापस एक बार बैंक स्टॉक्स या बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी सेंसिटिव स्टॉक्स है आई थिंक इनमें एक्टिविटी बन सकती है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि 15,050 के ऊपर निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है। 15,050 के ऊपर तो इस समय मोटा मोटी नो ट्रेड जोन है, कंडीशनल बाय है। जब 15,50 के ऊपर जाएगा, 15,050 के ऊपर, तब यहां पे एक लॉन्ग इनिशिएट करना है। अच्छा, आपकी पिक पर आता हूं, उससे पहले वो अनवांटेड एसएमएस, अनचाहे एसएमएस, उस पर गाज गिरी थी, ट्राई ने है ना सख्ती करी थी, क्योंकि हम सबके मोबाइल फोन पे बहुत ज्यादा अनवांटेड एसएमएस आ रहे थे। अब उसमें जब सख्ती करी गई तो दिक्कत ये हो गई, कई सारे काम के मैसेज आना बंद हो गए। आप जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो जो पिन के लिए एसएमएस आता था वो नहीं आ पा रहा था। इनफैक्ट वैक्सीनेशन के लिए कोविन में रजिस्टर करके वो जो पिन आता था वो ही नहीं आ पा रहा था बहुत सारे लोगों के पास। कल सबको दिक्कतें देखने को मिली थी, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पिन विन आना भी बंद हो गए थे, तो ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रहे थे। कल असीम ने पिकअप करा था कि दोपहर 3 बजे ट्राई की टेलीकॉम कंपनीज के साथ मीटिंग शेड्यूल्ड है, और उस मीटिंग से पहले अब एकदम से खबर आ गई है कि 7 दिनों के लिए वो अनचाहे एसएमएस पर जो नियम करे गए थे उन्हें टाल दिया गया है। तो अब आप लोग को अगर किसी को दिक्कत आई ट्रांजैक्शन वगैरह में, उसका कारण ये था। होपफुली आज अब इमीडिएट इफेक्ट से वो दिक्कतें शायद नहीं आएंगी। अच्छा श्रीकांत, क्विकली स्टॉक कॉल। तो आशीष जी देखिए, जैसे बात हो रही है कि बैंक निफ्टी में एक्शन बन सकती है तो बैंक स्टॉक्स में तेजी बन सकती है, तो वहां पे हम एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे। 1560 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहां से लगता है कि ये स्टॉक 1600-1620 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग करें और 1540 का स्टॉप लॉस रखें, और बीटीएसटी के बेसिस पे बाय किया जा सकता है। ओके, तो एचडीएफसी बैंक पे आप फोकस कर रहे हैं, और करीब 1559 का अगर आप देखें तो यहां पे स्तर है। कोटक और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, इन दो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स की अब तक की सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आज क्रिएट हुई है, यही 2 स्टॉक फ्यूचर्स हैं। मीनवाइल एक स्टॉक और देखिए, डॉक्टर लाल पैथलैब, आपकी स्क्रीन पर आप देखें डी हाई की डायरेक्टरी में आता हुआ अच्छा खासा मूव देखे। सिप्ला की सॉफ्टनेस और बढ़ती हुई, मैं हल्का सा बाजार को क्लासिफाई करना चाहूंगा आज ओआई के लिहाज से। देखिए क्या हुआ है आज इस साइडवेज बाजार में भी एक्सपायरी -1 डे में एसबीआई लाइफ टॉप ओआई गेनर है, प्राइस
और ये भी है कोटक महिंद्रा बैंक, M&M फाइनेंस, HDFC बैंक और सीमेंट स्पेस से ग्रेसिम, देन HDFC, ट्रेंट, ICICI बैंक, HDFC लाइफ और यूबीएल को और देखिए आइए, इसको नहीं छोड़ेंगे, इस पर जरूर बात करेंगे एक बार। डे हाई पे तो नहीं, लेकिन ओआई एडिशंस के लिहाज से अगर आप देखें इसका प्राइस बिहेवियर काफी अच्छा खासा है। चलते हैं सीधे पालवी साहब के पास। पालवी साहब, बाजार ने साथ नहीं दिया, अदरवाइज आप देखिए ये कैंडल काफी स्ट्रांग भी है, हाई शेडो थोड़ी सी वाइड हो गई है। इनफैक्ट चंदन जब जुड़ चुका है तो चंदन की राय लेते हैं इस पे। चंदन, आप कैसे अप्रोच करेंगे यूबीएल को? कैंडल काफी स्ट्रांग, ओआई एडिशन काफी अच्छा खासा हुआ है, इस पे आपका टेक? बिल्कुल, यूबीएल और ये पूरा जो सेगमेंट है पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, और आप देखोगे इस काउंटर में कंपैरेटिवली बाजार के कंसोलिडेटिव मूव के बावजूद नीचे के लेवल से बाइंग बनी। आप देखोगे लगभग 7 दिन पहले 1150-55 के जोन बना के सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे, और वीकली में जो लोअर बॉटम थे वो लास्ट वीक में निगेट होके और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जरूर ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनी है, बट मेरे हिसाब से ये खरीदारी की सलाह है। आज का जो लो है लगभग 1218 और कल का जो बॉटम था 1205 था, तो 1205-6 के स्टॉप लॉस से ट्रेड करना चाहिए। आज के हाई 1252 और फिर लगभग 1288 तक के लेवल इसका ऑटोमेटिक दिख सकते हैं, तो कहीं भी पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस यूबीएल में यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, चलिए इस बीच असद के पास 2 ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, उनके स्विंग्स हैं, उन्होंने पकड़े हैं। असद, क्या व्यू है आपका दोनों स्टॉक्स पे? बताइए एक एक करके कॉल्स अपने। किरण जी, पहले आई एम लुकिंग एट AU बैंक, आई थिंक इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1250 राइट नाउ। इसमें ओपन इंटरेस्ट काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, अराउंड 40% काइंड ऑफ थिंग। इसका डेरिवेटिव्स डेटा में इतना ध्यान नहीं देंगे बिकॉज इट्स न्यूली लिस्टेड वन, बट द प्राइस स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम डेटा एंड OI it is kind of giving some indication that there could be a crack. So with a tight stop loss of around 1260, I'm looking for a target of around 1225. And I think there is some news behind it, QIP launch or whatever. I think there is a short filter that is going on in AU bank, and it will also be kind of a bit of hedging for the Kotak bank that I've taken long. So I think yes, AU bank में मैं short जाना चाहूँगा। कब टारगेट है 1225 का, 1265 का स्टॉप लॉस रखेंगे आप। मीनवेल अब बेवरेज पे हमारी बात हो गई, 1-2 स्टॉक्स और देख लीजिए जहां पे ओआई एडिशंस काफी अच्छे खासे हुए हैं, और कल के पर्सपेक्टिव से जहां पे आप शॉर्ट या फिर लॉन्ग कर सकते हैं। प्राइस लूजर्स पर आप देखें, सबसे बड़ा डैमेज अगर आप देखें एक स्टॉक में और हुआ है, और वो है मदरसन सुमी। अभी हमने ऑटो पे बात करी, ऑटो एंसिलरी स्पेस पे नहीं गए थे। जरा एक बार आप इसका प्लीज मार्च फ्यूचर्स का प्लेट लेके आइए 215.70 पे, और इसने क्या किया है, इसने लगभग अपनी इस पूरी 17 फरवरी के बाद की कैंडल स्टिक चार्ट रखिएगा, आपको आई मीन रीड करने में समझने में बहुत आसान रहेगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। उस पूरी जोन को वॉलिड करने का प्रयास किया है, आज काफी शॉर्ट्स ऐड हुए हैं इसमें। श्रीकांत, आपकी राय, कौन सा लेवल स्लिप होने पर या फिर टूटने पर आप मदरसन सुमी पर शॉर्ट जाना चाहेंगे, या फिर इन लेवल्स पर जो कि हार्डली 1 या 2 रुपए ऊपर है इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, आपका टेक क्या है मदरसन सुमी पर? देखिए, मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी में सब में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल ऑटो स्पेस में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी तेजी देखने मिलेगी, और इसी वजह से लगता है कि अभी तो स्टॉक वैसे 235 के करीब ट्रेड कर रहा था कुछ 3-4 दिन पहले, और अभी ये गिर चुका है, तो 206, 205 के करीब इसमें काफी अच्छा सपोर्ट है, और इनफैक्ट इसमें बीटा जो है इस स्टॉक का वो भी काफी हाई है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट करने के बजाय अगर हम शायद अगर डिक्लाइन पे या तो ऑन डिप्स अगर इसे बाय करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। तो तकरीबन 208, 209 के करीब इसे बाय किया जा सकता है, 205 का स्टॉप लॉस रखें, और वापस मुझे लगता है एक बार ये 235 या 240 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मदरसन सुमी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, और टेस्ला पार्टनर्स के लिए स्काउट कर रही है भारतीय बाजारों में। तो कुछ देर पहले यतिन ने आपको एक डेवलपमेंट भी रिपोर्ट करके बताया था, और मदरसन सुमी तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी काफी कंपोनेंट सप्लाई करने का टेस्ला के साथ काम कर ही रही है, तो ईवीज में भी एक्टिव है कंपनी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी स्टॉक पर, लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। श्रीकांत कह रहे हैं खरीदें 205 के स्टॉप के साथ इस स्टॉक को। अगर अब जरा डीलिंग रूम का मूड माहौल चेक कर लिया जाए, यतिन जुड़ चुके हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन,
क्या कर रहे हैं डीलर्स? को ट्रेड वेड बन रहा है या सब बैठे हुए हैं बस? तो देखिए आशीष, क्या होता है कि मार्च के जब लास्ट के 2-3 हफ्ते बचे हुए होते हैं ना, तो काफी सारी जो लेवरेज ट्रेड्स होती हैं या मिड कैप में आपका लेवरेज ट्रेड हो तो काफी अनवाइंडिंग होती है। और क्योंकि यूएस मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एशियन मार्केट्स में थोड़ा बहुत दबाव है पिछले 2-4 दिनों से, तो मिड कैप में थोड़ी बहुत बिकवाली आज देखने को मिल रही है। और डीलर्स जो है अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं कि थोड़ी बहुत मिड कैप स्मॉल कैप्स जो आपके पास शेयर है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग या मुनाफा वसूली कर ले। जहां तक कि लार्ज कैप्स का सवाल है, बहुत ज्यादा सेलिंग हमको देखने को मिल रही है मेटल शेयर्स में, क्योंकि चाइना के जो आयरन और फ्यूचर्स है वो 10% नीचे हैं, और जो स्टील रिबार फ्यूचर्स है, जो स्टील का बेसिक मटेरियल है, वहां भी 4% का आज दबाव बना हुआ है। तो इसीलिए डीलर जो है अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं टाटा स्टील में एक शॉर्ट सेल ट्रेड, एक एस्टिमेटी वो बता रहे हैं अपने क्लाइंट्स को मेटल शेयरों में, और उनको लगता है कि यहां से टाटा स्टील में 20 से 25 रुपए की डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी 4% का दबाव है, फ्रेश शॉर्ट्स यहां टाटा स्टील में आज बनते हुए दिखाई दिए हैं, जहां तक की सवाल है मार्च फ्यूचर्स का। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरी जो कंपनी है जो फोकस पे हैं उनमें टीवीएस मोटर्स भी है। यहां ओपन इंटरेस्ट में लगभग 12% का एडिशन हुआ है, शॉर्ट्स देखे गए हैं, और जब से ओला इलेक्ट्रिक ने करीब 1 करोड़ बाइक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का अनाउंसमेंट किया, तब से 2 व्हीलर स्टॉक्स थोड़े बहुत दबाव में है। ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और टीवीएस मोटर्स डीलर्स को लगता है कि पोजिशनली यहां शॉर्ट बने रहे, 20 से 30 रुपए का डाउन साइड यहां भी हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। दोनों स्टॉक्स में दबाव की बात हो रही है। टाटा स्टील पे चर्चा हुई थी, मेरे ख्याल से गाबा जी ने कहा भी था कि इसमें और दबाव बनता हुआ नजर आएगा, और डीलर्स भी यही मानते हैं। ये प्रेशर माउंट होगा, यतिन कह रहे हैं चाइना में जिस तरह से करेक्शन आया एकदम से कीमतों में, उसका खामियाजा इन कंपनीज को भुगतना है। टीवीएस मोटर्स, इस पे वीडियो में पकड़ा भी था ये स्टॉक चर्चा के दौरान, और टीवीएस मोटर्स पे भी बिकवाली करने का कॉल, इन पे आऊंगा मैं। टीवीएस मोटर्स दोनों पे चर्चा हो चुकी है वैसे, इसके अलावा कोई मिड कैप वाला? तो देखिए आशीष, आज जो स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से वो कैनफिन होम्स। काफी सारे लोगों से मैं बात कर रहा था, एक बार कैनरा बैंक ने इसमें अपना स्टेक डाइवेस्ट करने की जो है बिड खोली थी, और वो जो है हुआ नहीं था, वो नहीं हो पाया था। अब फिर से कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि ये पीएसयू स्टॉक्स सारे के सारे जो प्राइवेटाइजेशन थीम है, डाइवेस्टमेंट वाले थीम है, वहां कुछ अच्छा खासा असर देखता हुआ हमको दिखाई देगा। तो कैनफिन होम्स में डीलर्स की जो सलाह है अपने क्लाइंट्स को कि 10 से 15% का रिटर्न यहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी आकर्षक प्राइस टू बुक वैल्यू पे अवेलेबल है। 1 ईयर फॉरवर्ड अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से केवल 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। जिस हिसाब से रियल एस्टेट में रिकवरी है, शायद इस कंपनी को बहुत अच्छा फायदा इसका मिल सकता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर कैनरा बैंक निर्णय ले तो इसका जो स्टेक सेल प्रोसेस है वो कभी भी शुरू हो सकता है, ऐसा डीलिंग स्पेकुलेट कर रहे हैं। और आज का जो वॉल्यूम है एक हफ्ते के औसत से दुगना है, तो काफी अच्छा प्राइस इन वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिल रहा है कैनफिन होम्स में। बढ़िया मूवमेंट आया भी हुआ है ओवर द पास्ट मंथ्स, डबल हुआ था ये स्टॉक, और अब अगर कैनरा बैंक वाकई फिर से अपना स्टेक बेचने की बात आगे बढ़ाता है तो ये स्टॉक यहां से अच्छी मजबूती दिखाएगा। दिन के हाईस पे कैनफिन होम्स, महेश कैसे अप्रोच करेंगे स्टॉक को? ये एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, छोटी मझौली, उसमें क्या सबसे प्रिफर्ड बेट होगा, या इससे बेहतर विकल्प भी आपके पास है? बिल्कुल, आई थिंक जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक जो नंबर्स हैं आशीष जी कैनफिन होम्स के, डिस्बर्समेंट ग्रोथ काफी अच्छी रही है। इनफैक्ट दे क्रॉस 20,000 odd crores in terms of their overall book. दूसरा एसेट क्वालिटी जो प्रेशर्स हैं कंपेयर टू द अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन द सेम स्पेस, तो अगर मैं कंपेयर करूं पीएनबी हाउसिंग, अगर मैं कंपेयर करूं एलआईसी हाउसिंग और जीएनपीएस एनपीएस को आई थिंक स्टैकअप करूं, जीएनपीएस एट 0.79, 0.8 टाइम्स, नेट एनपीएस एट 0.5 टाइम्स, कैपिटल एडिक्वेसी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन एक्सेस ऑफ 20-21% as well, tier 1 that I'm talking about. तो मुझे लगता है कि जो प्रोविजन बढ़ा रहे हैं, एसेट क्वालिटी पे दबाव है ही नहीं, and around 75% goes to salaried class as homes, and within that 25% I think self-employed को mortgage loans जाते हैं। तो मुझे लगता है I think developer loans का बहुत छोटा कंपोनेंट है। Yes, I think अगर यतिन जी की न्यूज माने कुछ ओवरहाइंग अगर निकल जाता है स्टॉक के ऊपर से, तो मुझे लगता है I think ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत बढ़िया स्टोरी है। तो जिनके पास बिल्कुल बने रहना चाहिए। I think this is one of my favorite stocks in the housing finance space. बहुत ही गजब की कंपनी, 6-6.5% के उछाल के साथ अब इस समय कैनफिन होम्स में कामकाज होता। तो कैनफिन होम्स खरीदने का कॉल था। टाटा स्टील, टीवीएस मोटर्स दोनों में बिकवाली, और टीवीएस मोटर्स में लॉजिक सही है, ओला जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका खामियाजा शायद एंड होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कत के लिए होगा, इनके लिए शेयर जो है वो स्क्वीज होता हुआ नजर आएगा। तो टीवीएस मोटर्स दिखा भी रहा है वीकनेस, और यहां से शायद दबाव और तूल पकड़ता हुआ नजर आए। इस बीच
गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, जो वर्ड कहना है कहिए, उस पर फोकस बना हुआ है। विनिवेश पर सरकार का कहा जा रहा है, एक बड़ा बयान आया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर साहब कह रहे हैं कि माइनॉरिटी स्टेक की बजाय फोकस होगा स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पर, फोकस होगा प्राइवेटाइजेशन पर। क्या हो रहा है, क्या बोला गया है? लक्ष्मण जुड़ चुके हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून। क्या बोला मिनिस्टर साहब ने? देखिए, मंत्री जी ने साफ इशारा कर दिया है कि अब जो विनिवेश की गाड़ी आगे बढ़ेगी वो छोटे मोटे स्टेक सेल को लेकर नहीं होगी, बल्कि बड़े स्ट्रेटेजिक सेल किया जाएगा। ये दरअसल दो अलग अलग सवाल पूछे गए थे राज्यसभा में विनिवेश को लेकर के, तो दोनों का जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने, और उन जवाब को 3 हिस्सों में बांट कर देखा तो बड़ा महत्वपूर्ण जवाब है। पहली बात तो ये कि अब जो विनिवेश होगा उसमें माइनॉरिटी स्टेक सेल बहुत कम किया जाएगा, उस पर फोकस नहीं रहेगा। सरकार का फोकस होगा स्ट्रेटेजिक सेल किया जाए, यानी 26% से ज्यादा हिस्सेदारी बेची जाए, मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ हिस्सेदारी बेची जाए और प्राइवेटाइजेशन किया जाए, इस पर सरकार का फोकस रहने वाला है। उस बयान का दूसरा हिस्सा यह है कि जो अभी कारोबारी साल खत्म होने वाला 31 मार्च में, उसमें कुछ हद तक कोरोना की वजह से सरकार का विनिवेश का प्लान काफी हद तक उल्टा असर पड़ा था, लेकिन अब इसमें रफ्तार देखने को मिल रही है, तो यानी आने वाले दिनों में विनिवेश काफी तेज होगा। तीसरा, सेक्टर स्पेसिफिक एक बड़ा बयान दिया उन्होंने अपने जवाब में, वो ये कि स्टील सेक्टर जो है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में है। आपको बता दूं कि सरकार ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की परिभाषा तय की थी। स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तो नाम दिए थे, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के नाम नहीं दिए थे उस लिस्ट में। तो अब वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में है और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनियों की पूरी कोशिश होगी कि उसका निजीकरण कर दिया जाए आगे चल करके, और नहीं निजीकरण हो पाता है तब फिर हम जाकर के उसको बंद करेंगे या मर्ज करेंगे। तो स्टील सेक्टर की सरकारी कंपनियों का निजीकरण होगा, इसका एक तरह से बयान कह सकते हैं। नहीं, आपको लगता है लक्ष्मण जी कि जिस प्रकार से स्टील मैन्युफैक्चरिंग को भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में शामिल किया जा रहा है, तो ये नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की जो जितनी भी पीएसयूज हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सेल सबसे पहले होगा, और अगले 3-4 महीने में, 5 महीने में इस संदर्भ में कुछ बड़ी कंपनियां शामिल हो पाएंगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बयान का सीधा सा मतलब यह है कि अब तक हम जो देख रहे थे कंपनियों के बिक्री का पैमाना, उसमें यह था कि लॉस मेकिंग पीएसयूज हो, बेहतर वैल्यूएशन उनको बेचा जाए, लेकिन अब साफ है कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनियां बेची जाएंगी। क्योंकि स्टील सेक्टर एक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में शामिल है, तो इन सेक्टर की जो भी सरकारी कंपनी है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, RINL है, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनको बेचने की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। इस बयान का एक मतलब यह है। आप बता दूं, RINL को लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सरकार ने पहले माइनॉरिटी स्टेक सेल किया था, कुछ हिस्सेदारी OFS डेयरी बेचने का फैसला लिया था। अब लगता है कि आगे चलकर इसका स्ट्रेटेजिक सेल भी सरकार करेगी। इस बयान का मतलब है तय समय सीमा अभी नहीं दिया गया है। उसमें कहा गया है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट, सेक्टर का ट्रेंड और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है, इसके आधार पर तय हुआ कि कब कौन सी कंपनी बेची जाएगी। तो अब नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में स्टील आता हुआ, और सबसे पहले नाम जो लक्ष्मण की जबान पे आया वो मेरे भी दिमाग में था, सेल। हालांकि आज तो मेटल्स में दबाव है, तो सेल 4% के आसपास ही कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। मानस, क्विकली सेल में क्या करना चाहिए? खबर तो अच्छी है, पर ऊपर से वो ग्लोबल मंदी का असर पड़ रहा है, क्योंकि आज सारे बेस मेटल, स्टील करेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में। कैसे अप्रोच करना है सेल का स्टॉक? देखिए, पैटर्न तो थोड़ा निगेटिव है और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद गिरावट बढ़ेगी। स्टॉक अपना 50-डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 66 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से तो बिकवाली करने की राय है यहाँ पर। 74 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है और नीचे की तरफ 66 के टारगेट सेट करना है। जानूंगा, लेकिन लक्ष्मण ने प्राइवेटाइजेशन का वर्ड यूज करा, डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी हो रही है, सरकार स्टेक बेचेगी, अपनी कर्मचारियों को भी समझाना एक मुश्किल काम है। अब दिक्कत यह है कि बैंक एम्प्लॉइज ने एक स्ट्राइक नेशन वाइड, ये काफी दिन से अनाउंस्ड है, नेशन वाइड स्ट्राइक की बात सामने आ गई है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की तरफ से, यूनियन ऑफ बैंक्स जो है वो उनकी तरफ से स्ट्राइक है। तो ये जो वीकेंड है, ध्यान रखिएगा, सैटरडे वैसे ही एक सरकारी बैंक्स की हॉलीडे यानी है ना, संडे को तो हॉलीडे रहती है, उसके बाद 15 और 16 मंडे और ट्यूसडे को नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक है, और थर्सडे मार्केट हॉलीडे, बैंक हॉलीडे। तो आपके ज्यादा ट्रांजैक्शन के दिन बचे नहीं है। कुछ काम वाम हो तो कल और फ्राइडे के बीच में निपटा लीजिएगा। वीरू, कुछ काम फंसा है क्या आपका? ऊपर से पासवर्ड नहीं आ रहे हैं आजकल ट्रांजैक्शन में।
अच्छा मैं यही बताऊं आशीष, अच्छा लक्ष्मण जी को बड़ा शुक्रिया अदा कर देते हैं। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर के लिए। कल आप बैंक वाइज, कल मैं अपना आईजीएल का बिल पे कर रहा था, पता है? हाँ मैं अपना आईजीएल का बिल पे कर रहा था और वाकई जब मैं गया अपनी साइट पर तो ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा यार गलत था, मैंने ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब आज हसीन ने खबर ब्रेक करी तो उसके बाद मेरे को लगा हाँ यार ये कल मैंने एक्सपीरियंस किया है, कल ओटीपी नहीं आया था, तो ऐसी वो ट्रांजेक्शन हो गई थी। खैर अब चलते हैं आगे और कुछ स्टेट्स को पिक करने की कोशिश करते हैं। भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पे डे लो पर बहुत वीक स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ अगर आप देखिए भारतीय एयरटेल जब स्क्रीन पर आया ना तो मैं एक और बता दूं आपको स्टॉक इंडस टावर को लेके आई है। ये स्टॉक है अब अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ने के कगार पे। जरा एक बार स्क्रीन पे इसका मार्च फ्यूचर्स लेके आइएगा। स्पॉट आपका ट्रेड करता हुआ 250-15 पर। इस पर चंदन अपनी राय रखिएगा, बिलो आई थिंक 250 ये कितना अच्छा एक शॉर्ट होगा। इसकी जो कैंडल थी ना शुक्रवार की, वो भी काफी पेनफुल कैंडल थी। कल इसने एक रिलीफ लिया 50 डेमा के ऊपर, लेकिन फाइनली लग रहा है कि अब ये 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे, क्योंकि भारतीय भी काफी वीक हो चला है इस मद्देनजर। जी बिल्कुल, देखिए इंडस टावर ऑलरेडी पिछले लगभग 7-8 दिनों से काफी वीक स्ट्रक्चर इसका चल रहा है। काउंटर 282 के बाद में लगातार यहाँ पे लोअर टर्म लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। 3 दिनों से देखिए 258-257 के रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके नीचे फिसल रहा है और अभी 50 डेमा के आसपास है। तो मेरे हिसाब से 256 का स्टॉप होना चाहिए मंदी की पोजीशन के लिए। 245 और 240 तक के लेवल यहाँ पे डाउन साइड में बनेंगे, तो मौजूदा लेवल से और 3-4% का डिप इंडस टावर भारतीय इंफ्राटेल में देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट में भी स्ट्रक्चर अब यहाँ पे वीक होता हुआ नजर आ रहा है। ओके चलिए कुछ ही देर में भसीन साहब आने वाले हैं अपने बेहतरीन पिक्स लेकर आपके लिए, लेकिन भसीन साहब के पास जाने में तो कुछ समय बचा है। एक काम करते हैं, कल के जो अहम ट्रिगर्स हैं, कल कहां नजर रखनी है, वो सुमित लेकर आ गया आपके लिए। सुमित क्या क्या रडार पे कल के लिए? कल बहुत इवेंटफुल डे है। पहला तो एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से आप उसके एक दिन प्रीपोन हो गई महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि छुट्टी है, उसके कारण प्रीपोन हो गई एक दिन के लिए। और छुट्टी का इंतजार सब कर रहे होंगे तो वो एक और बड़ी चीज बीच में आती तो ऐसे हफ्ता निकल जाता है ब्रीज की तरह इजिली। तो ये अच्छा है कि एक दिन फिर काम करो, फिर छुट्टी मिल जाएगी। ये एक दिन काम है, कई लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, जा चुके हैं वो आप छुट्टी का फायदा उठा रहे हैं जो बीच में फ्राइडे को आ रही है। हाँ मैं फ्राइडे को नहीं हूँ, मैं मंडे को भी नहीं हूँ। जब आ गया वीरू की तरफ। अच्छा तो फ्राइडे को भी नहीं हूँ, मंडे को भी नहीं हूँ। तो वीरू छुट्टी का फायदा उठा रहे हैं, उन्होंने खुद ही बता दिया। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ और इवेंट्स में सबसे बड़ी चीज एक तो क्विक हील की मीटिंग है जिसमें वो बायबैक के ऊपर कुछ फैसला ले सकते हैं, तो उसके ऊपर आप नजर रखें। सरकारी कंपनी की भी आप बात कर रहे थे जिसमें मेटल स्पेस की बात थी, तो डाल्को जिसका बायबैक एंड हो रहा है, 57 रुपए 57.5 रुपए उसका दाम तय किया गया था और उसका बायबैक एंड होने जा रहा है। साथ साथ गेल 150 रुपए के आसपास का बायबैक इनका भी था, करीब 7 करोड़ शेयरों के आसपास का, वो भी खत्म होने वाला है। तो ये दोनों सरकारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। आईपीओ मार्केट काफी गुलजार है, तो एक आईपीओ इजी ट्रिप का जो है वो बंद होने वाला है और शुक्रवार को भी नया आईपीओ और खुलेगा, लेकिन इजी ट्रिप का आईपीओ बंद है तो कल इसका लास्ट डे होगा। करीब 4.5 गुना ये अब तक भर भी चुका है। MTAR 200 गुना सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ और कल उन सबके लिए अहम दिन जिन्होंने इसके भरा है कि उन्हें अलॉट होगा कि नहीं होगा। बाबा का ऐड आया आईपीओ अलॉटमेंट के लिए संपर्क। हाँ मैंने देखा, नंबर नहीं दिया लेकिन उसमें खैर अच्छा एक और चीज, कल आरबीआई का एक ओएमओ ऑपरेशन में साइमल्टेनियसली बाय सेल दोनों एक्टिविटी करेंगे इस ओएमओ में। और आखिरी में बाबुलनाथ मंदिर कल से 2 दिन के लिए बंद रहेगा, 10 तारीख से लेकर 12 तारीख के लिए। मेंटेनेंस है, भगवान ने बंद कर दिया, बंद हो गया उसमें। अच्छा नॉर्मल मेंटेनेंस वगैरह के लिए। हाँ तो अलग, क्योंकि वैसे भी थोड़ा ज्यादा रश बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में गाइडलाइंस भी टफ हो रही हैं चीजों को लेकर। हाँ तो शायद इस चक्कर महाराष्ट्र में गाइडलाइंस का आपने अच्छा याद दिलाया। मुंबई के जो गार्डियन मिनिस्टर है वो वीरू पता है कह रहे हैं कि नाइट क्लब्स बीचेस हो सकता है हमें क्लोज डाउन करने पड़े कोविड के बढ़ते केसेस के चलते। वो गार्डियन मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो कोई भी बीएमसी का आ गया, जैसे ऐसा कोई प्रपोजल इस समय। महाशिवरात्रि की भी वजह है, क्योंकि महाशिवरात्रि भी है ना। हाँ तो वो भी भीड़ रहा है टाइप्स, बहुत सारी चीजें जिसको क्लब किया गया है। ठीक है, तो ये वैसे खबरें आ रही थी। एक खबर और है वैसे,
कैडिला हेल्थ केयर जाइडस कैडिला को लेकर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि जाइडस इसका फेज 3 ट्रायल चल रहा था, वो वैक्सीन का जो ये डेवलप कर रहे हैं, 2 का तो अप्रूवल आ चुका है हिंदुस्तान में। इनका जो फेज 3 ट्रायल था 30,000 लोगों का 60 शहर में हो रहा था, वो कहा जा रहा है मार्च एंड तक उसके भी फाइनल आउटकम आता हुआ नजर आएगा। तो फेज 3 ट्रायल का आउटकम आएगा तो शायद तीसरी वैक्सीन अगर सक्सेस रही तो ये तीसरी वैक्सीन अप्रूवल के लिए इंडिया, मेक इन इंडिया की गजब जलवे होने वाले हैं, एक के बाद एक तीसरी बार होने वाली है। अब वो इंजेक्शन वाली है, नेसल वाली है, उसको देखना होगा, लेकिन बहुत इंतजार दोगे तीसरी वैक्सीन का। हाँ, तो ये सब डेवलपमेंट ये सब है। अच्छा संजीव सर जुड़ चुके हैं, क्विकली संजीव सर के पास जाऊं, फिर मैं ये इवेंट कैलेंडर के जो स्टॉक सुमित ने मेंशन करे उस पर आऊंगा। संजीव सर हाय, गुड आफ्टरनून। बड़ा मुश्किल हो रहा है सर बाजार में ट्रेड वेट करना, आप क्या कर रहे हो इस बाजार में? अभी भी बाइंग चल रही है क्या, और कौन से स्टॉक्स रडार पर है? तो आशीष मौका आपको दोनों तरफ का आ रहा है। कल आपको इंडिगो में शॉर्ट दिया था, वो देखिए हो गया। मैंने आपको आज कल सिटी यूनियन बैंक दिया था, वो 180 हो गया। सो देयर आर, यू हैव टू बी अ ट्रेडर हियर, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आज देखिए आईटी जो सब बोल रहे थे, HCL टेक इज एट अ न्यू 3 वीक हाई। मैं अभी भी कहता हूँ आईटी फार्मा विल शाइन एंड बैंक्स आर रीगेनिंग देयर मोजो बिकॉज ऑफ हायर बॉन्ड यील्ड। सो प्लीज बने रहिए और अच्छे शेयर लीजिए, क्योंकि तो और 2-3 दिन है, फिर अगले हफ्ते से शायद आपके हाथ ना आए, तो इस कारण से बने रहने में ही समझदारी है। अब जो आपके लिए बायस हैं, दोनों कन्विक्शन पिक से आप कहे तो मैं शुरू करूं। सर 2 बजे से 3 बजे का इंतजार कर रहे हैं इसीलिए। तो पहला बाय होगा अंबुजा सीमेंट, अनक्वेश्चनेबली 28.5 मिलियन टन कैपेसिटी है, और इस बारी जो इनके मार्जिन होंगे वो रिकॉर्ड आएंगे बिकॉज ऑफ दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइजेस विच हैव कम। 289 90 में लीजिए, 283.50 है, 300 तो पहला टारगेट है, 305 तक जाएगा। दूसरा बाय होगा आरबीएल बैंक, 244.50 245 में लीजिए, 241.50 का स्टॉप लॉस, 260 का टारगेट। आरबीएल will have the best margins in this quarter because of having raised money at much lower rates. ओके चलिए बसीन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबुजा सीमेंट और आरबीएल बैंक के 2 सबसे प्रेफर्ड बेट इस समय के। अंबुजा सीमेंट और श्रीकांत आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, आज सुबह उन्होंने भी रिकमेंड करा था, और सीमेंट पे रहने की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। श्रीकांत के पास जाऊंगा इस स्टॉक को लेकर, उनके अपडेटेड कॉल क्या है अंबुजा सीमेंट को लेकर, और दूसरा आरबीएल बैंक। मेरे ख्याल से वीरू आज सुबह पकड़ा था अपन ने 10 बजे के शो में, आपने उसको मेंशन भी करा था कि आरबीएल बैंक को रडार पर रखना है। तो पहले श्रीकांत, अंबुजा सीमेंट आपके इवेंचुअल टारगेट्स क्या थे, और रिविजिट कर रहे हैं क्या उस प्राइस उन टारगेट्स को? तो 13,314 के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर आप रेशियो एनालिसिस करते हो तो इसमें एक बात काफी क्लियर है कि अंबुजा सीमेंट है एज कम्पेयर टू अल्ट्राटेक काफी नीचे है, और अगर इसमें अगर रियल अगर स्ट्रेंथ अगर आता है, यानी कि आगे जाके अगर कोई पेयर स्ट्रैटेजी बनती है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 400 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करीब लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। और आज के दिन में इनफैक्ट अगर आप देखें, आशीष जी जब पैनिक हुआ था मार्केट में, तो ये स्टॉक में 285 के लूज लगाए थे, 283 के करीब नहीं गया था, और वहां से रिकवरी की है। तो मुझे लगता है बिल्कुल वेरी शॉर्ट टर्म में हम 310-315 के लेवल्स देख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट 400 जाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल 400 के लेवल्स हम बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टॉक ऐसा है कि जहां पे अंडर परफॉर्मेंस यानी कि वो काफी दबा हुआ है। कि जैसे अब अगर आप देखेंगे तो पिरामिड एंटरप्राइजेस एक ऐसा काफी दबा हुआ स्टॉक था पिछले कई महीनों से, और फिर जब इसमें एक ब्रेकआउट बना तो 1300 वाला स्टॉक सीधा 1700-1800 के करीब गया। तो वैसे कुछ इसमें एक फॉर्मेशन बना हुआ है। अब एक स्प्रिंग एक्शन शायद देखने को मिले। अंबुजा सीमेंट को रडार पर रखना है, फंडामेंटली टेक्निकली सबको पसंद आ रहा है अंबुजा सीमेंट का काउंटर। असित में भी आज सुबह से कुछ इंटरेस्टिंग बेट्स हाईलाइट कर रहे हैं, आईआरसीटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल। असित के पास कुछ और भी ट्रेड्स हैं या फिर रिकैप करना चाहते हैं? असित बताएं। अच्छा जी, एयू बैंक में शॉर्ट दिए थे, वो टारगेट हो गया, इट मेड अ लो 1223 आई गेस। And I just wanted to give one more call on the metal side, which is NMTC. Just give me a second here. NMTC with the whole broader metal pack में NMTC is also looking bad. इसमें OI में काफी ठीक ठाक एडिशन हुआ है, अराउंड 5%, एंड इट इज काइंड ऑफ नो स्ट्रक्चरली काफी वीक लग रहा है। सो 130 का पुट लेना चाहूंगा मैं with a tight stop loss of just ₹1. Maybe I'm forgetting the what is the price that is running. I'm not seeing.
but I'm looking for a target of around 8 to 9 rupees in 130 का put in NMDC with a stop loss of around 5 rupees. ओके, एनएमडीसी की आप 130 की पुट लेना चाहते हैं। ओके, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप एनएमडीसी की पुट लेना चाहते हैं। एक बार एनएमडीसी से चार्ट स्क्रीन पे लेके आइए, 131.45। अगर मैं आज की इस कैंडल को रीड करूं तो इसे ऑलमोस्ट लाइक अ कैंडल रिवर्सल, और अभी 10 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और 20 डे एक्सपोनेंशियल में लेवरेज है 127 के जोन में। ओके, ये ट्रेड की इनकी परिभाषा थी असित की, 130 की पुट ऑप्शन लेनी है। एचयूएल डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और आशीष एक चीज नजर आ रही है कि जो इंडेक्स में लॉसेस रिकवर हुए हैं उसमें सबसे बड़ा अगर आप देखिए कंट्रीब्यूशन है डिफेंसिव्स का। लुक एट एचयूएल, देन टीसीएस, इन्फोसिस, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स अच्छा करते हुए, और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक तो अच्छा कर ही रहे थे। नाउ सी लुक एट टीसीएस बहुत दिनों से, जैसे कि निफ्टी टाइम स्पेंड कर रहा है ना 20 डेमा के आसपास, एग्जैक्टली ये 1 2 3 4 5 सेशन हो गए। ये बंदा अगर आप देखें तो 20, 50 और 10 डेमा पे टाइम स्पेंड कर रहा है। दिन के हाई और लो के बीच में ये 3 लेवरेजेस रोज ट्रेवल करते हैं। चंदन, आपकी राय? लुक एट टीसीएस, लुक एट टेक महिंद्रा, लुक एट इन्फोसिस, सारे के सारे डे हाई पे ट्रेड करते हुए, इनमें से कुछ ट्रेड्स कैरी करेंगे आप या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड? जी बिल्कुल, देखिए मेरा बीटीएसटी यहाँ पे इन्फोसिस ही है, और आपने डिस्कस किया, इसके लिए मैं बीटीएसटी का भी जिक्र कर देता हूँ। बीटीएसटी इन्फोसिस खरीदे, काफी अच्छा रिकवरी और मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिला है, और निफ्टी को जो 15,000 से 15,100 की तरफ लेके मार्केट आया, उसमें इन्फोसिस का काफी हद तक हाथ है, तो इन्फोसिस पे फोकस रहेगा। बीटीएसटी की सलाह रहेगी 1328 का स्टॉप लॉस रखिए, 1395 1400 तक के टारगेट यहाँ पे इन्फोसिस में हासिल होने चाहिए। इन्फोसिस में खरीदारी करने का कॉल, बीटीएसटी और बाकी सारे आईटी स्टॉक्स अब स्ट्रेंथ दिखाते हुए। कुछ देर पहले भसीन साहब एचसीएल टेक की बात कर रहे थे। इन्फोसिस देखिए आपकी स्क्रीन पे, व्यू ने टीसीएस को मार्क करा, और बातचीत करते करते चतुर्मोता साहब ने भी इन्फोसिस के फ्यूचर में खरीदारी करने का कॉल दे दिया। उनके टारगेट्स हैं 1396 के। तो यहां पे देखिए आशीष चतुर्मोता साहब, चंदन, दोनों को इन्फोसिस ही पसंद आ रहा है। ये स्टॉक बीटीएसटी का सबसे बेहतरीन बेट समझ में आता है लोगों को। खरीदिए आज, कल अच्छे अपटिक्स के साथ बेचने के मौके होंगे इस स्टॉक को। चलिए, अब बीटीएसटी का सिलसिला शुरू हो गया है, तो मैं इसी पे बातचीत करना शुरू करता हूं। गाबा सर, कल के लिए कौन सा, कल सुबह जब हम ताली बजवाएं आपके लिए, ऐसा कौन सा स्टॉक है? ये स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त, कल के लिए जो ताली बज सकती है, वो है एचडीएफसी। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है, लगता है ये बॉटम आउट हुआ। दूसरा, ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, बोल रहा है शॉर्ट आज कवर करो या कल करो, मैं ऊपर जा रहा हूं। क्लियर कट लग रहा है बाय। स्टॉप होगा 2550 का, 2620 से 50 तक जाने की पूरी संभावना है। एचडीएफसी बार बहुत बढ़िया है। एचडीएफसी तो दिग्गजों पे बेट चल रहा है, इन्फोसिस चलेगा, एचडीएफसी चलने की बात हो रही है। मयूरेश के पास भी कोई बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल है। मयूरेश, कौन सा? आशीष, आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आप जैसे एमएनएम फाइनेंशियल की बात की, मुझे चोला फाइनेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। सेम लॉजिक है, आई थिंक कलेक्शन और डिसबर्सल्स आई थिंक बढ़िया तरीके से ग्रो रहे हैं। एसेट क्वालिटी पे जितने दबाव थे, दैट शुड कम डाउन। NIM should get maintained between 7.5-8%. बहुत अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड है ये बैंक का NBFC at 18-19 odd % with Tier 1 ratios. Cost to income ratios in fact 35 या 32 से 33% पे आएंगे वर्ष में, and below 30% in fact in the next 2 years as well. तो लगता है improved financials है, and it's staying extremely robust. यानी पूरी आज volatility में आप देखिए financial services, M&M Finance, Chola Finance बहुत robust रहे। तो ये लगता है I think expiry related moves में Chola Finance को देखा जा सकता है। 1000 की जो इस बीच देखिए, मैं आशीष तरह में ऑप्शंस को रीड कर रहा था और फ्यूचर्स को रीड कर रहा था और ओआई एडिशंस को रीड कर रहा था। आप देखिए बीते 15 मिनट में पूरे आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन हुआ है और कॉल ऑप्शंस में किनकी बहुत अच्छा मोमेंटम है। एक बार आप लेके आइए, मैं इनफैक्ट मैं टेक महिंद्रा की कॉल लेके आइए आप 1000 की। प्लीज राजेश पालवी जी जरा इसको स्कैन कीजिएगा। 3 हाईज को देखिए, 13 जनवरी और उसके बाद 23 फरवरी और आज का हाई। अगर ये निकलते हैं तो ये मेरा ट्रेड करीब 25-75 जो ट्रेड कर रहा है उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, 1040, 1050 का। और ऐसे में इस ऑप्शन का
पॉसिबल टारगेट जो है वो क्या हो सकता है, इस पर अपना टेक लीजिएगा प्लीज। 2575 डे हाई पर और टेक महिंद्रा भी डे हाई पर, आपकी राय इस ऑप्शन पे। चंदन पालवे साहब। जी बिल्कुल, मैं इसी स्टॉक को देख रहा था और मैंने इसको स्पॉट आउट भी किया था बीटीएसटी ट्रेड के लिए, बट अभी आपने इसका जिक्र किया तो बिल्कुल मुझे लगता है ये स्टॉक को बीटीएसटी एज ए फ्यूचर भी बाय करना चाहिए, और जो ऑप्शन आपने बताया 1000 का वो भी बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन का भी चार्ट देखूं तो पिछले 6 से 7 दिन में स्टॉक में 20 रुपए के आसपास ये ऑप्शन का जो चार्ट है अगर उसको भी हम एनालाइज करें तो 20 रुपए के आसपास बेस बना, और अब जिस तरीके से बाइंग आई है तो बिल्कुल ये लग रहा है कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ है और आईटी पैक ही पूरा एक रिवर्सल जो दिया निफ्टी में जो मूव बना है उसमें आईटी पैक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा यहां से 1020 से 1030 की तरफ मूव होता हुआ दिखना चाहिए कल के सेशन में। आज के लिए ये ऑप्शन भी हम बीटीएसटी लेके जा सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस रख ले करीब 22 रुपए का, और ऑप्शन के लिए टारगेट आना चाहिए करीब 35 रुपए से 40 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे, तो 1000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है टेक महिंद्रा का। ओके, टेक महिंद्रा का अगर आप देखें 1000 का कॉल ऑप्शन अब आ चुका है 2630 पे, इसको कैरी करिए। याद रखिए बहुत दिनों बाद टेक महिंद्रा ऐसे पैटर्न पे ट्रेड कर रहा है, बहुत दिनों बाद, और ये स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल आज का लो टेक महिंद्रा का था एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अभी कॉल ऑप्शन हो चुकी है 26 रुपए 30 पैसे, टेक महिंद्रा डे हाई पर है। श्रीकांत जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड जो कि आप कल के लिए कैरी करेंगे, और स्पेस कौन सा होगा? बिल्कुल, तो मुझे भी यही लग रहा था कि आईटी में तेजी बनेगी, क्योंकि सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनी है, और अगर मेटल स्पेस अगर दबा है तो मुझे लगता है कि शायद एक बार आईटी जो इतने दिनों से आपके जी एक अच्छे करेक्शन में था उसमें से बाहर आ रहा है, तो टीसीएस पे दाव लगाया जा सकता है। 3000 के करीब ट्रेड कर रहा है, 3050 के करीब ट्रेड कर रहा है, और एक अच्छी ट्रेंड लाइन के काफी नजदीक आ चुका है। इसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार वापस 3120 3125 के लेवल्स को दिखा सकता है, जहां पे इसके 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस है। तो करंट लेवल से टीसीएस को करें, 3020 का स्टॉप लॉस रखें, और 3120 के टारगेट के लिए बीटीएसटी बेसिस पर बाय कीजिए। ओके, तो टीसीएस, वैसे एक बात बता दूं, श्रीकांत ने भी टेक महिंद्रा चुना था, उनको भी सबसे प्रेफर्ड बेट टेक महिंद्रा लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने डिटेल में चर्चा कर डाली तो श्रीकांत ने फिर मेरे ख्याल से, श्रीकांत सही कह रहा हूं ना, फिर श्रीकांत ने कहा टीसीएस पे भी दाव लगाया जा सकता है, तो टेक महिंद्रा एक और उनकी तरफ से भी बाय था, थम्स अप था, और टीसीएस भी उनका कहना है अब यहां पे खरीदारी करनी चाहिए। इस बीच जरा श्रीकांत स्क्रीन पर आए तो जरा मार्केट भी दिखाइए। गजब की रिकवरी आती हुई, तो एक्सपायरी -1, वो पेनल्टीमेट सेशन, आखिरी 1 घंटे में मूव, आपकी स्क्रीन पर आपको तेजी की तरफ मूव आता हुआ नजर आएगा। तो स्मार्टली मूव करते हुए कहां एकदम से हम फ्लैट टेरिटरी में चले गए थे, लाल निशान में स्लिप हुए थे। निफ्टी अब 150 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी बैंक वापस दिन के हाईज की तरफ मूव कर रहा है, 650 पॉइंट का उछाल है, ऑलमोस्ट 2% का अपटिक आता हुआ 35,930 35,940 के जोन्स पर है। तो धीरे धीरे करके हम दिन के हाईज को रिविजिट करने की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया मूव इस समय आता हुआ। श्रीकांत, आपने कहा था 15,050 के ऊपर खरीदेंगे, अभी भी मन है या आप निकल गई बस, वो तब खरीद लिया तो खरीद लिया? जी बिल्कुल, इनफैक्ट 3 या 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद हमने हमेशा मार्केट में एक ट्रेंडिंग एक्टिविटी देखी है, और कल के 2 दिन अगर आप देखें तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में था और फॉलोअप सेलिंग नहीं थी उसमें, आज एक फॉलोअप बाइंग आ गई है, और मुझे लगता है कि काफी सारे फ्लोज जो बॉन्ड रिलेटेड जो थे वहां पे दिक्कतें थोड़ी कम हुई है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि एक बार वापस मार्केट ऊपर निकल सकता है, और 15,250 या 15,300 के लेवल पे छू सकता है, क्योंकि जो रिकवरी है वो काफी स्ट्रांग है, और 15,100 के ऊपर मुझे लगता है कि शायद आज की एक क्लोजिंग में देखने मिलेगी। तो करंट लेवल से भी निफ्टी को लॉन्ग किया जा सकता है, और हम स्टॉप लॉस वही रखेंगे 15,000 के करीब का, और टारगेट रखेंगे 15,250 का। 110 तो 15,120 15,119 था आज का दिन का है, तो बिल्कुल वहीं पे पहुंचते हुए जैसे ब्रीच होगा मैं वहां पे लौटूंगा। मानस के पास जा रहा हूं। मानस, निफ्टी बैंक कुछ कल के लिए ले जाना है क्या, और कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करा है आपने क्या? अब देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर बात करिए तो मैं इंतजार करूंगा कल का, कल अगर इस लेवल पे सस्टेन होता है तभी वहां पर खरीदारी करने जैसा लगता है। एक सेल कॉल है, एसटीबीटी कॉल है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, पैटर्न नेगेटिव लगता है, और उम्मीद करिए कि आप शायद 50 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट होंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक सेल कॉल लेना है, जिसमें आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं 1476 के, और टारगेट रहेंगे 1415 के। गोदरेज
प्रॉपर्टीज बेचना है, ये गोदरेज ग्रुप के पीछे पड़ गए मानस आज आप। गोदरेज कंज्यूमर में कहा सुबह बिकवाया था आपने ना, या 2 बजे बिकवाया था। अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज है, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों में सही कॉज मानस की तरफ से आते हुए इस समय का एसटीबीटी आइडिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज आप लोगों की स्क्रीन पर। और मदद इस समय आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। जब मैंने शुरुआत में कार्यक्रम के बोला था तो मैंने कहा था दबाव जो पॉकेट्स बना रही है उसमें सबसे ज्यादा रिलायंस से प्रेशर आ रहा है। इंटरनेट चार्ट लिख रही है रिलायंस का, क्या घूमा है हर निशान पे 1/4 1/3 फीसदी के उछाल के साथ अब रिलायंस इस समय कामकाज करता हुआ। तो निफ्टी बैंक तो मदद कर रहा था, रिलायंस जो दबाव बना रहा था वो कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। क्विकली मानस इस पे चार्ट चेक दीजिए रिलायंस पे। पैटर्न अभी भी पॉजिटिव लगता है और देखिए लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। जब भी गिरावट देखने को मिलती है तो लोअर साइड में सपोर्ट जरूर देखने को मिलता है। तो आज की गिरावट में एक बढ़िया पॉजिटिव थी जिसमें आपको खरीदारी करके चलनी थी, क्योंकि जो अंडरटोन है वो बुलिश है। मैं अभी उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको 2300 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो करेंट लेवल से 100 रुपए आपको देखने को रिलायंस में मिल सकता है। खरीदारी करिए, 2150 का स्टॉप लॉस रखिए और 2300 के टारगेट सेट करिए। जय, इस बीच आशीष, वो जो हमने टीसीएस नहीं टेक महिंद्रा का ट्रेड लिया था, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शंस की खूबी क्या होती है। वो देखिए 25 की कॉल अभी अभी वो जो है ना स्क्रीन पे ही करीब करीब हो चुकी है 29 रुपए 30 पैसे, 29.30 का हाई लगा के आई है। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, टीसीएस सारे के सारे स्टॉक जो है वो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है। तो एक कंबाइंड अगर आप देखिए वो एफर्ट था पालविया साहब का और श्रीकांत जी का, दोनों की अगर आप देखें सोच थी टेक महिंद्रा और टेक महिंद्रा डे हाई की ट्रेजेक्टरी में वो ऑप्शन अच्छा करता हुआ। मीनवाइल याद रखिएगा एचडीएफसी पर हमने सुबह एक कॉल ली थी और मैं आपको बार बार कह रहा था कि एचडीएफसी पे उस कॉल पे फोकस कीजिएगा, 2600 की कॉल। और अब एचडीएफसी एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इस वक्त 2592 पे ट्रेड कर रहा है। अगर डायरेक्टर साहब प्लीज 2600 की वो कॉल लेके आइएगा। उस वक्त उसका प्रीमियम था स्क्रीन पर 60 रुपए और अब हो चुकी है 72 रुपए। एचडीएफसी अकेला वो थ्रस्ट जनरेट करता हुआ। अब आते हैं प्रकाश गावासा के पास। प्रकाश सर, आपका टॉप कन्वर्शन ट्रेड कल के लिए जो आप कैरी करेंगे? एचडीएफसी बहुत ही बढ़िया है, जो बॉटम आउट हुआ है टॉप, लग तो ऐसा रहा है कि यहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। आज जितनी हो गई, कल और बढ़ेगी शॉर्ट कवरिंग और बाइंग भी आएगी। स्टॉप कवरिंग 2550 का, टारगेट 2650 तक जात लगता है मुझे। मेरा टारगेट 2600 है, 2650 डेफिनेटली जाएगा। शॉर्ट कवरिंग का बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है एचडीएफसी। एचडीएफसी आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्टरी में क्या गजब का मूव आता हुआ इस वक्त आईटी में। वो टेक महिंद्रा की कॉल आशीष अब 30 रुपए हो गई है। ऐसी एक कॉल और पकड़ते हैं, लेट्स ब्रिंग विप्रो। आई मीन प्लीज चंदन इस पर मत टेक दीजिएगा। विप्रो की आप देखिए चल रहा है आईटी तो उसी के साथ रहता है। विप्रो.कॉल आप विप्रो का स्पॉट लेके आइएगा प्लीज स्क्रीन पर। मैं इनसे बताता हूं आपको, मेरे पास इसकी आप लेके आइए 430 की कॉल ऑप्शन। 430 का कॉल ऑप्शन क्यों लेके आइए? क्योंकि यहाँ पे डियरेस्ट स्ट्राइक यही है, 10 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेस करती हुई 410 की कॉल ऑप्शन, 430 की कॉल ऑप्शन। चंदन जरा प्लीज इसका ओआई एडिशन देखिए, क्या बीते 20 मिनट में स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन हुआ है इसके विप्रो के, जैसे कि हमने टेक महिंद्रा में चेस किया, इस स्ट्राइक को चेस करें क्या? 430 का कॉल ऑप्शन। 430 क्या है एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसी रेंज में आता है। इस ऑप्शन पे आपके टारगेट्स और आपका व्यू। बिल्कुल देखिए, विप्रो अपने मेजर सपोर्ट से घूमे। आज से 5-6 दिन पहले भी इसने 410 के बॉटम बनाए, आज भी 412 के बॉटम बना के टर्न हुआ है और ऊपर के लेवल से कनेक्ट हुआ है। तो रिस्क रिवॉर्ड से बेटर और अपर बैंड में ट्रेडिंग रेंज जाना चाहिए। 430 कॉल है, वो भी यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर प्राइस पे मिल रही है, लगभग 10 रुपए के आसपास मिल रही है। तो यहाँ पे लगभग 6.5 जो आज के लो के आसपास है वो स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि एक बार 16 रुपए तक के टारगेट विप्रो की 430 की कॉल में बननी चाहिए और 412 413 के सपोर्ट से एक बार विप्रो वापिस आए 430-32 के लेवल को टच कर सकता है। ओके, विप्रो में वो जब से वो कैपको का एक्विजिशन अनाउंस हुआ था ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का, उसके बाद ये स्टॉक दबाव में आया था। बाकी अच्छा घूमता हुआ उन दबाव से कई लोग मान रहे थे विप्रो ने जो एक्विजिशन करा है
कुछ महंगा कर लिया और इस तरह एक्सपोजिशन बचाने की भी नर्वसनेस थी, स्ट्रीट में दबाव था, लेकिन अब पूरा आईटी। अच्छा, आईटी में ध्यान रखें, नैस्डैक जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तब मैंने डाउ फ्यूचर्स के साथ नैस्डैक फ्यूचर्स मेंशन करे थे। 200 पॉइंट का उछाल था, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पौने 300 पॉइंट के उछाल के साथ नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिव रफ उसका भी होगा। अमेरिका में नैस्डैक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो करेक्शन टेरिटरी में आ गया था, उसके बाद दबाव और क्रीप इन हो रहा था। आज लग रहा है वहां पे रिवर्सल का दिन होगा। आज 300 पॉइंट नैस्डैक इस समय उछाल के साथ कामकाज कर रहा है, तो अक्रॉस आईटी बाइंग है। कार्यक्रम की शुरुआत में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, ये दो ही पॉकेट्स थी जो हरे निशान में थी। अब निफ्टी आईटी में बड़ा स्ट्रेंथ है, एम्फोसिस को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी आईटी की मजबूती दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। टेक महिंद्रा 2.5%, टीसीएस 2%, माइंट्री में 1.5% का उछाल, एचसीएल टेक 1.5%, विप्रो की चर्चा करी ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के पास। तो अक्रॉस द बोर्ड आईटी। तो मूड कैसे सुधरा निफ्टी का? निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड था, रिलायंस लो लेवल से सुधरना शुरू, और दूसरी सबसे हैवीवेट पॉकेट बैंक के बाद आईटी, उसमें जो स्विंग नीचे के लोज से आता हुआ नजर आ रहा है, उससे काफी मदद मिलती हुई भारतीय बाजारों को। तो अच्छा मोमेंटम अब हम पिकअप करते हुए, अब पता नहीं समय बचा ही नहीं बचा, लेकिन मयूरेश आजकल हम रिटेल ना बड़े इंटरेस्टेड है इन आईपीओज में। इजी ट्रिप प्लानर्स पढ़ा है क्या? सब्सक्राइब करना है नहीं करना सर? एक्चुअली फ्रैंकली मुझे टाइम नहीं मिला देखने के लिए, तो सॉरी आई शुड नॉट एबल टू कमेंट। ये गोरों को आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं होता इसलिए आप नहीं पढ़ते क्या? ऐसी बात नहीं है सर, काफी चीजें सुन ली। ठीक है, तो ठीक है, पर लार्जली एक थम्स अप है इस आईपीओ के लिए। ध्यान रखिए, रिटेल का आंकड़ा बहुत सब्सक्राइब हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा रिटेल का कोटा बहुत छोटा है। पिछले 5 सालों में 3 बार लॉसेस करे एडजस्टेड बेसिस पे, तो रिटेल का सिर्फ 10% का कोटा है इस आईपीओ में। क्यूआईबी का 75% है, तो रिटेल का सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब होने का आंकड़ा इसीलिए भी दिखेगा ज्यादा, क्योंकि 10% ही है। लेकिन हाँ, जिस तरह से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में फैंसी है ऑफ लेट, कई लोग मान रहे हैं कि ये आईपीओ भी अच्छा पैसा बना के देगा, इसीलिए लिस्टिंग, इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए आज से एक थम्स अप आता हुआ आप रखिएगा। पैसे लगाने के स्टॉक में मौके हैं। बाजार बंद होने की कगार पे अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे 15,110, 15,100 के ऊपर कंसोलिडेट करते हुए। वीरू जी अच्छा मूव देते हुए आईटी स्टॉक्स। अब एक बार जरा निफ्टी का हाई लेके आइए। देखिए, मैं चाह रहा था कि कल के लिए कोई ऐड कर लूं कॉल आशीष, लेकिन अगेन 15,120 वही पॉइंट है जो अब तक क्रॉस नहीं हो पाया, लेकिन आईटी अच्छा कर रहा है, नया एक इंडेक्स हमको मिला है। तो क्या एक्सपायरी दिन के लिए चंदन को 15,200 का कॉल ऐड कर लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं, रात भर में इनफैक्ट एक दिन स्पेंड होगा तो टाइम वैल्यू काफी, अगर आप देखें पैसा खा जाएगी, अवॉइड करें उस आइडिया को? देखो वो तो है, बट मेरे हिसाब से 15,200 के फोन में जाना प्रीमियम नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि बाजार में नीचे के लेवल से सपोर्ट बना है और आईटी यहाँ पे मूव दिख रहा है और बैंक निफ्टी वापस 36,000 के लेवल को अटेम्प्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उस लिहाज से 15,200 का गोल ले लेना चाहिए। 33-34 रुपए के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से 10 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे सफिशिएंट है। 20-22 रुपए ज्यादा रिस्क नहीं होगी और बाजार थोड़ा सा भी पॉजिटिव ओपनिंग होता है जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट है, तो शायद ये 65-70 रुपए तक पहुंच जा सकता है। माइंट्री को ठग लाइए स्क्रीन पर, हम लोग आईटी की चर्चा कर रहे हैं और माइंट्री देखिए क्या मूव दिखाना शुरू करा है स्टॉक ने। अब 3.5% का उछाल है। अब इंटरडे चार्ट माइंट्री का 1800 के ऊपर अब इस समय कामकाज करता हुआ 3.5% का उछाल। कुछ ही मिनटों पहले मैं देख रहा था माइंट्री ऑलमोस्ट एंड फ्लैट रेड में था, और देखिए क्या टावर जैसे खड़ा होता हुआ जाते जाते आईटी में बड़ा स्ट्रेंथ है। और मानस क्विकली ये माइंट्री का चार्ट चेक दीजिए, क्या करना है, गजब का मूव आ रहा है स्टॉक में। देखिए, ये फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के बाद शायद आपको 1875 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो माइंट्री में खरीदारी करने की राय रहेगी। नीचे की तरफ आपको 1770 के नीचे स्टॉप हो सकता है। माइंट्री नहीं, एल&टी टेक सर्विसेज भी स्क्रीन पर लेकर आई है। मुझे याद पड़ता है किसी ने तो इस पे कॉल दिया था, सुबह दिया था। वीरू आपको याद हो तो बताइएगा। एल&टी टेक सर्विसेज पे आज या कल एक बढ़िया कॉल आया था और देखिए क्या मूव आना शुरू है एल&टी टेक में, माइंट्री जैसे ही। और ये तो डीप इन रेड था और वहां से देखिए क्या मूव स्टॉक में आ रहा है। गाबा सर, ये कविता वीरू को याद है, कविता, हाँ कविता ने दिया था। यस यस यस, एल&टी टेक सर्विसेज। तो गाबा सर, एल&टी टेक सर्विसेज का चार्ट चेक लेके जाऊं कल के लिए क्या? वेल निकाल देते, टेक्नोलॉजी सर्विसेज लेना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कहीं 2650 के आसपास है, ले जाना चाहिए। 2800 पार कर लेगा, 2800 तो जाएगा ही जाएगा, शायद वो भी पार कर लेगा। 2850 पॉसिबल है। एल&टी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, यस, अच्छा।
एक और मूव आ गया वीरू, आप लोगों ने दिग्गजों की बात कर ली थी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक गुस्सा हो गया। एचसीएल टेक में देखिए अब क्या मूव आ रहा है, ये क्रॉस आईटी कोई सा स्टॉक उठाइए अचानक बहुत स्ट्रांग मूव है। ये टेक में तो छोड़ दीजिए, एचसीएल टेक दिखाइए स्क्रीन पर आप, और इसमें भी देखिए क्या शार्प मूव आता हुआ। तो क्रॉस आईटी अच्छा मूव आता हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स अपने पिक्स मोटा मोटी दे दिए। वीरू आप कुछ कह रहे हो? जी विप्रो की वो कॉल आ चुकी है, अब करीब करीब 10 रुपए 80 पैसे इस वक्त। कल के लिए आप देखें, सबसे बड़ी समझदारी ये होगी कि हम इन्हीं ऑप्शंस पे फोकस करें। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की हो गई, विप्रो की हो गई, और अभी आशीष ने एलएनटी पकड़ा, और अगर आप देखें किसी की कॉल पकड़ सकते हैं तो हम एक ट्रेड और लेते हैं। लेट्स ब्रिंग इन्फोसिस। इन्फोसिस की सुबह मैंने आज कहा था कि आप 1360 की कॉल पकड़ लीजिए, लेकिन अब तर्कसंगत यह है कि आप इसकी 1380 की कॉल पकड़ें। बहुत संक्षेप में पालवे साहब, आप क्या टेक देंगे इन्फोसिस की? 1380 या 1360 पे ही फोकस करें दोबारा? बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल 1360 की कॉल भी ले जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना, 30 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करी, इसमें स्टॉप लॉस रख ले करीब 26 रुपए का टारगेट आना चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस में लग रहा है कि यहाँ से 2 से 3% का मूव कल हमें देखने को मिलना चाहिए। तो ये टारगेट आई है इस कॉल के 42 रुपीज तक के। ओके, तो यहां पर अगर आप देखें 30 पे ट्रेड करता हुआ और डे हाई की डिरेक्टरी में, और यकीन मानिए वो टेक महिंद्रा की कॉल मेरे को भी नहीं इतना आभास था कि ऐसा मूव देगी। टेक महिंद्रा की वो कॉल 25 की अब 31 हो गई है, और विप्रो की वो कॉल हो गई है 11 की, और माइंडट्री, विप्रो, कोफोर्ज, पूरा का पूरा आईटी इस वक्त हाई की डायरेक्टरी में है। एक बार निफ्टी आईटी का टेक चेक ले लेता हूं, और साथ ही साथ उसके बाद वॉल पे चलेंगे आशीष के पास। निफ्टी आईटी इस वक्त 25,673, यानी निफ्टी आईटी बहुत दिनों बाद अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। चलिए अब इस क्लोजिंग को बहुत बारीकी से और अच्छी तरीके से समझने को चलते हैं सीधे आशीष के पास वॉल पे। आशीष ओवर टू यू। हाँ, तो क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आती हुई, कल आपको याद होगा ऊपरी स्तरों से हमने ऑलमोस्ट 175 रंग की मजबूती सारी गवाई थी, लेकिन आज लकीली पेनल्टीमेट सेशन जो था, एक्सपायरी से थी एक दिन पहले वाला सेशन, स्ट्रेंथ वोलेटाइल सेशन था, पर स्ट्रेंथ इवेंचुअली लौटती हुई फाइनली 1% के आसपास के उछाल के साथ निफ्टी बंद होता हुआ 15,100 के जोन के आसपास ही, लेकिन हम क्लोज होते हुए नजर आएंगे। ऑलमोस्ट दिन के हाईज है, वैसे क्लोज बुरा नहीं है, बीच में लग रहा था अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। सुबह से निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस था। पहले स्टॉक जो हमने बातचीत करी थी एचडीएफसी ट्विंस के, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, सब ने परफॉर्म करना शुरू करा। तो निफ्टी बैंक में सुबह से आउट परफॉर्मेंस था। आज तो 36,000 के लेवल्स को हमने ब्रीच करा था। अच्छी बात यह कि हाईज के आसपास ही 1.5% पौने 2% के उछाल के साथ शायद हम क्लोज होते हुए नजर आएंगे। पर जो निफ्टी में रिकवरी आई, बैंक सपोर्टिव थे, उसके बाद आपने देखा आईटी में जाते जाते गजब का मूव आया, शायद वो नैस्डैक फ्यूचर्स के चलते मूड माहौल बदलता हुआ नजर आया, और रिलायंस जो लाल निशान से में आया वो हैवी वेट, इन सब ने निफ्टी की इवेंचुअली मदद कर डाली। तो ठीक ठाक क्लोज होती हुई नजर आएगी। हालांकि वो जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, अभी भी वहीं अटकने वाले जोन्स जो है, जो सप्लाई जोन जो है, उन्हीं के आसपास भारतीय बाजार एक्सपायरी के दिन के लिए हम बंद होकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज एक दिक्कत की बात थी, ब्रॉडर मार्केट्स में पेन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ। अब जैसे यतिन कह रहे थे, हो सकता है मार्च में लेवरेज पोजीशंस, एचएनआईज हल्के होने की जो बात सामने आ रही है, तो मिड कैप स्मॉल कैप दोनों पॉकेट पेन में थी, और मार्केट ब्रेथ इसीलिए आज दिन के दौरान वीक देखने को मिला। ऑलमोस्ट 2:3 का रेशियो था, यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या जो इतने शेयर ट्रेड हो रहे थे 60% के आसपास थी। ये रहा फाइनल क्लोजिंग का आंकड़ा आप लोग की स्क्रीन पर प्री एडजस्टमेंट। निफ्टी 1% का उछाल, 140 अंक की मजबूती, 15,099 के लेवल्स, 15,100, 15,150 का जोन इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी के लिहाज से। निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं 35,850 इन लेवल्स के आसपास। हीट मैप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, कौन से स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखने को मिला। 50-50 कह लीजिए स्क्रीन आज थी निफ्टी के हैवी वेट्स के लिहाज से। दबाव बना सुबह से बीपीसीएल से, क्योंकि बीपीसीएल में वो लार्ज ट्रेड हो रहा था। अब देखना होगा कल कैसे बिहेव करता है, क्योंकि लार्ज ट्रेड तो आज कल्मिनेट हो गया, ट्रेजरी शेयर बिक गए। अब फोकस होगा वो स्पेशल डिविडेंड पर, तो कल उस पर फोकस होगा। मेटल्स में, कमोडिटीज में, एनर्जी स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में, इन पॉकेट्स में आज दबाव था। ऑयल एंड गैस इसीलिए क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खासतौर पर वे कर रही थी। गेल, ओएनजीसी कल के आउट परफॉर्मेंस के बाद ठंडे हो गए थे।
मेटल्स इसीलिए क्योंकि ज्यादातर अपडेट जो ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं, कुछ करेक्शन देखने को मिल रहा है बेस मेटल्स में, इसलिए मेटल्स में यहां पे दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और साथ साथ आपने देखा सिलेक्टिवली कुछ दिग्गज स्टॉक्स में टाटा मोटर्स दबाव में था, बैंक्स में एसबीआई जैसे और खासतौर पर सरकारी बैंकिंग स्पेस सारी की सारी प्रेशर में देखने को मिली। ये तो रहा बाजार का इस साइड का प्रदर्शन। जो मजबूती देखने को मिल रही थी वो लार्जली फाइनेंशियल्स, बैंक्स ड्राइव कर रहे थे। एसबीआई लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, क्या देखिए बैंक और फाइनेंशियल्स का मोमेंटम था। उसके बाद सारे आईटी स्टॉक्स लार्जली आपको नजर आएंगे, उसमें सबसे ऊपर टेक महिंद्रा है और बाकी वेटेज के लिहाज से इन्फोसिस हुआ या टीसीएस हुआ, एचसीएल टेक हुआ, इनफैक्ट इवन विप्रो, इन सब में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो फाइनली सुबह से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी, फॉलोड बाय निफ्टी बैंक, और आईटी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और इसीलिए आपने देखा इंटरेस्टिंग लेवल्स, इंटरेस्टिंग जंक्चर पे जाके हम स्ट्रेंथ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे जाके एक्सपायरी के लिए हमने क्लोज दिया। हम देखते हैं कल एक्सपायरी का दिन कैसे पैन आउट होता है। मैं 2020 के रिटर्न्स में उससे पहले मानस, प्रकाश सर, राजेश सर, श्रीकांत जी, अक्षित अगर स्क्रीन पे हैं तो, चंदन, मयूरेश, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमारी आज ट्रेड में मदद करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग कल सुबह भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। 2020 का परफॉर्मेंस मुकाबला तगड़ा था, नीरज की टीम लेकिन फिर से जीतती हुई 2.1, 2.2% कह लीजिए 2.25% के आसपास के रिटर्न नीरज की टीम के। मेरी टीम ने भी 2% से के आसपास के रिटर्न्स क्लॉक करे हैं। विविमेड लैब्स, एक खबर आई थी किसी कंट्री से इसकी दवा को मंजूरी, 20% का मूव इस स्टॉक में देखने को मिला। जस्ट डायल नीरज का कैरी फॉरवर्ड ट्रेड था, कल टीम में था 10% का उछाल, आज भी 3% की मजबूती। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना अच्छी खबर आई थी, आधार बेस्ड स्पिक में प्लांट रिज्यूम हुआ था, 1.5% का उछाल। ये वो स्टॉक्स थे जो तेजी के कॉल थे, आज वैसे सारे के सारे तेजी के कॉल थे नीरज के, अच्छा परफॉर्म करके दिया। मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। अच्छा, बाय और सेल का तड़का था, तो वीआईटी क्लोथिंग 5% ऊपर, बीपीसीएल 5% नीचे, एनजीएल फाइन केम कुछ प्लांट रिजम्पशन की खबरें थी, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हरी झंडी 3% ऊपर, और ओएमसी लार्जली सब बेची थी तीनों ही। तो आईओसी आपकी स्क्रीन पर 3% के आसपास का दबाव, तो ठीक है 2% और 2.25% की दोनों टीम्स के रिटर्न। इस नोट पर आज के कमाई के अड्डे में इतना ही, लेकिन अब वक्त तो चला है कमोडिटी मार्केट में फोकस करने का। और दीपाली आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। दीपाली, मूड कैसा, ये क्या आज तगड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है चाइना में बेस मेटल्स में? उसका इम्पैक्ट हम M6 पर भी देख रहे हैं। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिमांड के एंटिसिपेशन में इतना चल चुके हैं बेस मेटल पैक कि अब थोड़ी मोटी भी नेगेटिव न्यूज आती है तो वो इम्पैक्ट भी स्ट्रॉन्ग डालती है। तमाम बेस मेटल पैक नीचे ट्रेड हो रहे हैं, 3 से 4% तक की वीकनेस इस वक्त देख रहे हैं हम। लेकिन एक्शन जो बना हुआ है पॉजिटिव साइड पर वो गोल्ड में बना हुआ है। गोल्ड लगातार करेक्ट हुआ है और अब लोअर लेवल से सपोर्ट लेते यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो फोकस यही रहेगा कमोडिटी राउंड अप में छोटे से ब्रेक के बाद कि गोल्ड में जो तेजी बनी है वो कितनी टिकाऊ है, और दूसरा ये क्योंकि बेस मेटल पैक्स ने लगातार पैसा बनाया है कि एसडिप पर भी लेने चाहिए या फिर नहीं, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक। दीपाली, लेकिन आपने रात में मैसेज करके बता दिया करो कि आज 3:30 बजे के बाद बेस मेटल्स और दबाव में आए कि नहीं आए, सुबह टीम बनाने में इजी पड़ता है। नहीं, वो रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी आशीष। चलिए कमोडिटी एक्शन ब्रेक के उस बाद